दोस्तों आप इन चैट्स को देख सकते हो। मेरे एक स्टूडेंट ने 10,000 की कैपिटल से बनाया 10 लाख रुपए। आइए जानते हैं कि इसने ऐसा कैसे किया। देखिए सबसे पहले मार्केट में आया तो इसने इंडिकेटर, चार्ट पैटर्न, फिबोनाची, एफआई, डीआई डेटा, इनसाइड बार, पिन बार, ये सब कुछ सीखा। और इनिशियली एक बिगिनर यही सीखता है, आपने भी यही सीखा। सीखने के बाद इसका पैसा नहीं बना तो इसने एक लेवल अप जाना चाहा तो इसने सीख लिया स्मार्ट मनी कंसेप्ट। मार्केट में कुछ टाइम ये सस्टेन कर पाया, लेकिन अल्टीमेटली लास्ट में जाकर इसका लॉस हुआ। रीजन क्या था? इसकी नींव मजबूत नहीं थी। अब देखिए ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग की ये बेस है, मतलब नींव है। इसके ऊपर पूरी बिल्डिंग खड़ी है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। इसने इन बिल्डिंग्स के बारे में तो जान लिया, इसके फ्लोर के बारे में तो जान लिया, लेकिन नींव के बारे में नहीं जाना। नींव क्या थी? पेंडिंग ऑर्डर कंसेप्ट। अगर कभी भी तेजी से भूकंप आया पूरी की पूरी ढह जाएगी। तो आपने ऊपर वाली चीजों को तो याद कर लिया, सीख लिया, लेकिन नीचे वाली चीज जो बाप ऑफ ऑल, सबका बाप है, उसको नहीं सीखा। जैसे ही उसको पेंडिंग ऑर्डर कंसेप्ट के बारे में पता लगा तो आप देख सकते हो उसने कैसे बैक टू बैक प्रॉफिट ये कर रहा है। आज भी प्रॉफिट कर रहा है। मुझे येस्टरडे देखे, कल भी इसने भेजा मुझे बैक टू बैक प्रॉफिट। फिर वो क्रिप्टो मार्केट हो, फॉरेक्स मार्केट हो या इंडियन मार्केट क्यों ना हो। दोस्तों मेरा नाम है केशव। मैंने पीओसी पेंडिंग ऑर्डर कंसेप्ट की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसका ये लेक्चर 2 है। मैं गारंटी से कह सकता हूं ये कंप्लीट सीरीज करने के बाद आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर जरूर बन जाओगे, ये मेरा वादा है। तो आपके सामने यहाँ पर 4 मैंने पैटर्न बनाए हुए हैं जो जो कंप्लीट पैटर्न नहीं है, अधूरे पैटर्न है। अब इसको हम कंप्लीट करेंगे ताकि आपका माइंडसेट थोड़ा शार्प हो जाए। ठीक है, अभी आप देख सकते हो कि सबसे पहली जो चीज़ है उसके अंदर वीक बाइंग है, सेकंड गुड बाइंग है, फिर स्ट्रॉन्ग बाइंग है, फिर वेरी स्ट्रॉन्ग बाइंग है। इसके अंदर से गुड बाइंग, स्ट्रॉन्ग बाइंग और वेरी स्ट्रॉन्ग बाइंग हम कल डिस्कस कर चुके हैं, और आज हम वीक बाइंग को भी थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। लेकिन उससे पहले हम इनको कंप्लीट कर देते हैं, इन पिक्चर्स को। जैसे जैसे इन पिक्चर को हम कंप्लीट करेंगे हमारे माइंड के अंदर ये पिक्चर छप जाएगी। तो सबसे पहले कंप्लीट करने के लिए मैं गुड बाइंग को कंप्लीट करने वाला हूँ। यहाँ पे आप कभी भी देखो कि जब भी प्राइस डाउन आती है उस टाइम पर एक रेड कैंडल बनाती है। हम कह सकते हैं रेड कैंडल बनने का मतलब है कि सेलिंग का आना, कि सेलर विन विन सिचुएशन में रहे कहीं ना कहीं। तो प्राइस यहाँ से डाउन आई, डाउन आने के बाद एक रूट कैंडल बनी। रूट कैंडल के बाद हम कुछ कह नहीं सकते कि आगे क्या होगा। अगर आगे एक रेड कैंडल बन जाए इस टाइप से नीचे की ओर, तो हम कह सकते हैं कि फिर अगेन जो सेलर है वो विन विन सिचुएशन में रहे, कि उन्होंने प्राइस को नीचे धकेला लेकिन बायर ने अपना जोर लगाया, जिस वजह से रूट कैंडल बनी, बायर और सेलर में फाइट हुई। लेकिन ग्रीन कैंडल नहीं बनी यहाँ पे। अगर ग्रीन कैंडल यहाँ पर नहीं बनेगी तो हम पहचान ही नहीं पाएंगे कि हुआ क्या उसके बाद एक्शन। अगर रेड कैंडल बन गई तो हम पहचान सकते हैं, फिर ग्रीन कैंडल बन गई तो हम पहचान सकते हैं। तो मार्केट में आप कभी भी चार्ट देखोगे आपको दिखेगा, आप इसको अपोलो टायर की इस कैंडल को देखो, इस वाली को। ठीक है, इस कैंडल एक कैंडल बनी हमारी डिप। ठीक है, रेड कैंडल बनी सिंपली। रेड कैंडल बनने के बाद एक रूट कैंडल बनी यहाँ पर। इस रूट कैंडल बनने के बाद एक ग्रीन कैंडल का बनना। अगर ये रूट कैंडल ही ओनली बनती तो हम कैसे पहचान पाते नेक्स्ट कैंडल? नहीं पहचान पाते। पहचान नहीं पाते कि हम क्या एक्शन हुआ इसके अंदर। इस ग्रीन कैंडल की वजह से ही हम पहचान पाए हैं कि इस रूट कैंडल के अंदर क्या गेम हुआ है, कौन विन विन सिचुएशन के अंदर रहा है। ठीक है, अभी देखिए हम इस पिक्चर को क्लियर करते हैं, इस पिक्चर को अधूरी है इसको कंप्लीट करते हैं। देखिए हुआ क्या, सबसे पहले रेड कैंडल बनी, मतलब प्राइस डाउन आया। डाउन आने के बाद बायर एक्टिवेट हुए यहाँ पर, और बायर सेलर की फाइट हुई, डिमांड सप्लाई ऑलमोस्ट इक्वल हुई। इक्वल होने के बाद यहाँ पर बनी हमारी एक ग्रीन कैंडल। अब यहाँ पर गुड बाइंग ले रखी है हमने, जिसकी वजह से गुड बाइंग का ये नॉर्मल बाइंग थी, गुड बाइंग थी। अब इसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग बाइंग की। तो स्ट्रॉन्ग बाइंग सिंपल है कि बड़ी कैंडल बन जाना और बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा, इस टाइप से। इसको हम कंसीडर कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग बाइंग। और उसके बाद वेरी स्ट्रॉन्ग बाइंग, इसको हम इस टाइप से कंसीडर कर सकते हैं कि एक कैंडल तो बनी ही बनी, एक कैंडल तो बनी, मतलब प्राइस का डाउन आना, डाउन आने के बाद बायर सेलर की फाइट होना, फाइट होने के बाद बायर ने अपना दबदबा जमा कर रखा और जोर लगाकर सेलरों को कंप्लीटली पछाड़ दिया। पछाड़ने के बाद सिर्फ एक कैंडल से ही नहीं पछाड़ा, एक और कैंडल बनी, एक और कैंडल बनी। हम कह सकते हैं कि बैक टू बैक कैंडल बन रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं बाइंग प्रेशर काफी ज्यादा हाई है। और हम ये भी कह सकते हैं, इसको एक बार कंप्लीट कर देते हैं हम, और हम सिंपली ये भी कह सकते हैं अगर ये गुड बाइंग है, अगर ये गुड बाइंग है, अगर इस एरिया पर 10 करोड़ के पेंडिंग ऑर्डर थे, इस एरिया पर अगर 10 करोड़ के पेंडिंग ऑर्डर थे, तो इस एरिया पर 50 करोड़ के पेंडिंग ऑर्डर थे, और फिर इस एरिया पर 100 करोड़ के पेंडिंग ऑर्डर थे। यहां पर 10 करोड़ के पेंडिंग ऑर्डर थे, तो प्राइस नीचे आने के बाद रिवर्स हुई, जब एक कैंडल बनी एकदम से जिसमें हम गुड बाइंग बोल रहे हैं, वो एक नॉर्मल सी बाइंग हुई, गुड बाइंग हुई, जिस वजह से 10 करोड़ के पेंडिंग ऑर्डर हम कंसीडर कर सकते हैं इसके अंदर।
लेकिन उसके बाद स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई कि और भी ज़्यादा बड़ी कैंडल बन गई, तो हम सिंपली कह सकते हैं यहाँ पर ज़्यादा बड़ा ऑर्डर है कहीं ना कहीं, जिस वजह से ज़्यादा पेंडिंग ऑर्डर रह गए, ज़्यादा पेंडिंग ऑर्डर रह गए जिस वजह से प्राइस ज़्यादा ऊपर चली गई। इस सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि इसके अंदर वेरी स्ट्रॉन्ग बाइंग है, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं बैक टू बैक कैंडल बनी है और बड़ी बड़ी कैंडल बनी है बैक टू बैक, तो हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इसके अंदर तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाइंग है, इसके अंदर इस लेवल पर बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर है। पेंडिंग ऑर्डर फुलफिल नहीं हो तभी प्राइस ऊपर चली गई कंप्लीटली। अब देखिए अगर हम बात करें इस चीज़ की, तो हम सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पर हम करते हैं, अगर ये कैंडल 10 रुपये पे ओपन हुई है तो इसकी क्लोजिंग ऑलमोस्ट हम मानकर चल सकते हैं कि 20 रुपये पे हो गई, ठीक है। वहीं अगर स्ट्रॉन्ग बाइंग की हम बात करें तो 10 रुपये पे अगर ये कैंडल ओपन हो रही है तो 30 रुपये पे इसकी क्लोजिंग हो गई, 30 रुपीज़ पर। और वहीं हम कह सकते हैं कि वेरी स्ट्रॉन्ग बाइंग के अंदर 10 रुपये पे अगर इसकी क्लोजिंग ओपनिंग हुई, 10 रुपये पे ओपनिंग हुई और इस कैंडल को मिला लो, तो इन दोनों का ओपनिंग और क्लोजिंग यहां पर जाकर इसकी क्लोजिंग हुई 50 रुपीज कंप्लीटली। अब देखिए होते क्या है, इन तीनों को क्यों डिस्कस किया गया है। अब देखिए इसकी 10 रुपये पे ओपनिंग होना, 20 रुपये पे क्लोजिंग होना, हम सिंपली कह सकते हैं जो ग्रीन कैंडल का पॉजिटिव डिफरेंस है वो 10 रुपये का है। इसके अंदर ग्रीन कैंडल का जो पॉजिटिव डिफरेंस है वो 20 रुपये का है, 20 रुपीज का है। और इसके अंदर जो डिफरेंस है पॉजिटिव वो है 40 रुपीज का। तो जब भी ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस ज्यादा होता है, ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस जब ज्यादा होता है कैंडल का, तो कहीं ना कहीं उससे हम कंसीडर करते हैं कि कैंडल में कितना ज्यादा बाइंग प्रेशर है, जैसे हमने यहां पर देखा, यहां पर देखा और यहां पर देखा। अब इन तीनों पिक्चर में से आपको क्लियर समझ आ रही है कि सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग पिक्चर है वो ये वाली है। और ये स्ट्रॉन्ग पिक्चर कब काम आती है इसको हम जानते हैं। देखिए मार्केट के अंदर जब भी बाइंग प्रेशर बना होता है ना, तो बिल्कुल बेकार से बेकार पिक्चर भी काम कर जाती है। कि बिल्कुल मान के चलो इसके अंदर इतनी छोटी सी भी कैंडल होती ना कि यहां से प्राइस का डाउन आना और यहां से इतना भी अप जाना, तो भी अगेन अगर इसी डिमांड में प्राइस लोड कराती ना इस रूट कैंडल के ऊपर, तो कहीं ना कहीं यहां से भी एक बाउंस बैक आ सकता था। लेकिन अगर मार्केट में सेलिंग प्रेशर हो जाता है ना, तो आप ये जोन देख रहे हो ना, जो ये वाला जोन, ये जोन, ये हो सकता है कि प्राइस नीचे आए और इस पूरे के पूरे जो एरिया है, इस पूरे के पूरे जो एरिया है इसको ब्रीच ही कर दे, तोड़ दे। ये भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इसके अंदर गुड बाइंग है। हम ये नहीं कह सकते वेरी स्ट्रॉन्ग बाइंग है कि बहुत ही ज्यादा बाइंग है जिसकी वजह से ये तो टूटेगा ही नहीं, ये भी टूट सकता है। ऐसे जो पैटर्न्स होते हैं ना वो जब काम आते हैं जब मार्केट में ठीक है, एक टिकी हुई मार्केट है, नॉर्मल है, उस टाइम ये काम करता है, अच्छा काम करता है, कोई भी प्रॉब्लम इसमें रहती नहीं। वहीं अगर स्ट्रॉन्ग की बात करें तो स्ट्रॉन्ग में ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर है, तो कहीं ना कहीं इससे तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम ये तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ही सेलिंग प्रेशर आया तब जाकर ये टूटेगा, वरना ये टूटेगा नहीं, वरना नहीं टूटेगा। थोड़ा ज्यादा सेलिंग प्रेशर आया। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि मार्केट में बहुत ही ज्यादा सेलिंग प्रेशर आ जाता है, कि एकदम से सेलिंग प्रेशर आ गया, जैसे 4 जून को, कि मार्केट को एकदम से अप लेकर जाया गया कंप्लीटली, वोटिंग पोल्स को गलत दिखाया गया, लेकिन 4 जून को एकदम से मार्केट को गिरा दिया गया। उस सिचुएशन में जो ये वेरी स्ट्रॉन्ग बाइंग जो होती है ना, ये जोन्स टूटने मुश्किल होते हैं, ये जल्दी से टूटते नहीं है, ये काफी पावरफुल होते हैं, ये वेरी स्ट्रॉन्ग है, बैक टू बैक कैंडल्स बनती है इनके अंदर, तब जाकर मार्केट यहाँ पर आकर टूटती नहीं, यहाँ पर आकर सस्टेन हो जाती है ये, क्योंकि हम कह सकते हैं इसके अंदर ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर है कहीं ना कहीं, इसके बॉटम पर पेंडिंग ऑर्डर ज्यादा है, प्राइस आते ही रिएक्ट करेगा। और एक दो पिक्चर में रिएक्ट करी हुई आपको दिखाता भी हूँ। एबीबी की इस पिक्चर को देखो, हालांकि यहाँ पर कोई रूट कैंडल नहीं है, लेकिन हम एज अ कंसीडर कर सकते हैं कि एक रेड कैंडल का बनना और प्राइस का यहाँ से ऊपर जाना कंप्लीटली। इस टाइप से मैंने इसको एक बार मार्क किया है, मैं आपको मार्किंग भी सिखाऊंगा, डोंट वरी। इस टाइप से कि प्राइस यहीं आना और आते साथ ही देखो कैसे उछाल मारना। इसका रीजन क्या था, इसका रीजन ये था कि ये कैंडल सिर्फ यहाँ इतनी सी कैंडल नहीं है, ये कैंडल नीचे से लेके यहाँ तक की कंप्लीट बड़ी कैंडल है ये। एक एग्जांपल और देखते हैं जो थोड़ा सा और अच्छा हो, ये वाला एग्जांपल देखो। कंप्लीटली एक रेड कैंडल का बनना, एक रूट कैंडल का बनना, देन फिर एक रूट कैंडल का बनना, उसके बाद प्राइस में एक अच्छा जंप आना, और सिर्फ इतना ही जंप नहीं आना, उसके बाद बैक टू बैक ये कैंडल यहां तक बनी थी, फिर डाउन आई है, फिर बैक टू बैक बाइंग प्रेशर, अगेन फिर बाइंग प्रेशर, मतलब यहां से लेके हम यहां तक का बाइंग प्रेशर कंसीडर कर सकते हैं। और अगर इसकी मार्किंग की मैं बात करूं, जस्ट अगर इस टाइप से मैं इसको मार्क कर दूं एक बार, इसके अंदर प्राइस आई है और आते साथ ही देखो कैसे प्राइस ने जंप किया कंप्लीटली, एकदम से प्राइस उछल गई।
तो जो ऐसे पैटर्न्स होते हैं ना, वेरी स्ट्रॉन्ग बाइंग वाले पैटर्न्स, ये पैटर्न्स ऐसे होते हैं कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर भी एकदम से आ जाता है ना, तब भी ये थमा के रखते हैं प्राइस को डाउन जाने नहीं देते। वहीं अगर इसकी बात करें स्ट्रॉन्ग बाइंग, ये भी हमारे काम में आने वाला है, ये भी अच्छा होता है। गुड बाइंग भी अच्छी होती है। लेकिन अब जानते हैं वीक बाइंग, कि आखिरकार ये वीक बाइंग क्या है। अब देखिए गुड बाइंग के अंदर आपने देखा कि एक कैंडल तो बनी है जिसके अंदर 10 पॉइंट का डिफरेंस है। हमने ये स्ट्रॉन्ग बाइंग को भी देखा कि एक कैंडल तो बड़ी बनी है जिसमें 20 पॉइंट का पॉजिटिव डिफरेंस है। वहीं हमने देखा डबल कैंडल बनी है बड़ी बड़ी जिसके अंदर 40 पॉइंट्स का पॉजिटिव डिफरेंस है। अब कभी कभार होता क्या है कि आपको इस टाइप की पिक्चर देखने को भी मिलेगी कि प्राइस का डाउन आना और फिर प्राइस का इस टाइप से अप जाना। एक कैंडल बनी, देन फिर एक और कैंडल बनी, देन फिर एक और कैंडल बनी। ठीक है। अब देखिए कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं इसकी, ये जो कैंडल है 10 रुपए पे ये कैंडल ओपन हुई है, 20 रुपए पे क्लोज हुई है, 10 रुपए पे ओपन हुई है, 30 रुपए पे क्लोज हुई है। हम इसको मान के चल रहे हैं कि ये कैंडल यहां पर 10 रुपए पे ओपन हुई है और 30 रुपए पे क्लोज हुई है, 30 रुपए पे क्लोज हुई है। अब देखिए आप ये देखोगे सर ये तो 10 रुपए पे क्लोज हुई है, ये 20 रुपए पे, 10 रुपए पे ओपन हुई है, 20 रुपए पे क्लोज हुई है। लेकिन आप कह रहे हो वीक बाइंग है, लेकिन आपने तो यहाँ पर 10 रुपए पे ओपन करके इसको 30 रुपए पे क्लोज कर दिया, ये तो स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं होगी। बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं होगी। इसमें दिखने में तो आपको दिख रहा है कि 10 रुपए पे ये ओपन हुई है, 30 रुपए पे क्लोज हुई है, लेकिन आप इनकी कैंडल के साइज को देखो। ये कैंडल के साइज को साफ साफ बात ये बता रही है कि कहीं ना कहीं जो बाइंग प्रेशर है वो टुकड़ों में हो रहा है, कि एक स्ट्रॉन्ग इसमें बाइंग प्रेशर नहीं है। अगर इसके अंदर स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर होता ना तो एक बड़ी कैंडल यहां पर खड़ी हो जाती। जितनी जल्दी बड़ी कैंडल खड़ी हो सकती है उतनी जल्दी जब बड़ी कैंडल बनती है तो कहीं ना कहीं बाइंग प्रेशर तगड़ा है उसके अंदर। लेकिन अगर टुकड़ों में ऐसी कैंडल आपको बन रही है ना, अगर देखो यहां पर भी कैंडल तो बड़ी ही है कि 10 रुपए पे ओपन होना, 30 रुपए पे क्लोज होना, और यहां पर भी 10 रुपए पे ओपन होकर 30 रुपए पे क्लोज ही हुई है। लेकिन ये एक कैंडल ही काफी है और ये तीन कैंडल मिलकर बनी है, ये तीन कैंडल मिलकर बनी है। तो हम कह सकते हैं ऐसी जो बाइंग होती है ना वो वीक बाइंग होती है, कि टुकड़ों में बाइंग हो रही है। अगर पावरफुल होते ही बायर तो एक ही कैंडल में पूरा का पूरा गेम नहीं कर देते, एक कैंडल में पूरा गेम कर देते। लेकिन जब ऐसे टुकड़ों में बाइंग हो रही है ना कहीं उनका ओपनिंग और क्लोजिंग तो आपको दिखेगा ज्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर बाइंग वीक होएगी। क्योंकि एक कैंडल बनी, देन फिर सोच सोच कर दूसरी कैंडल बनी, फिर सोच सोच कर तीसरी कैंडल बनी। एक ही कैंडल क्यों नहीं बन रही कंप्लीट? अगर बायर का दबदबा है यहाँ पर, इस एरिया पर पेंडिंग ऑर्डर काफी ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं इस टाइप की कैंडल बन जानी चाहिए एकदम से, या तो इस टाइप की कैंडल बन जानी चाहिए, फिर एकदम से बैक टू बैक कैंडल्स बननी चाहिए। लेकिन यहाँ पर देख रहे हो टुकड़ों टुकड़ों में कैंडल बन रही है। जब ऐसी टुकड़ों टुकड़ों में छोटी छोटी कैंडल बनेगी ना तो वो जोन्स होंगे वीक जोन्स। और वीक जोन्स ऐसे जोन्स होते हैं जो मार्केट में हल्का सा सेलिंग प्रेशर आती है, मार्केट पूरी की पूरी खिंड जाती है। एक एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ इसका, एसबीआई कार्ड में देखते हैं। ये देखिए थोड़ा आपको अंदाजा मिलेगा यहाँ से। अब देखिए ये जो छोटी छोटी कैंडल होती है ना, ये छोटी छोटी कैंडल हम बोल सकते हैं कि बिल्कुल और बिल्कुल एक टाइप से रूट कैंडल के ही समान है, कि उनके अंदर कोई ज्यादा बाइंग प्रेशर ना होना। अगर बड़ी कैंडल है तो कहीं ना कहीं बाइंग प्रेशर होता है। अब आप इस सिचुएशन में देख सकते हो कि यहाँ पर एक कैंडल बनी ग्रीन कैंडल, फिर एक कैंडल बनी, मतलब टुकड़ों में कैंडल बन रही है। प्राइस तो ऊपर तो जा रही है नीचे से, कि एक ग्रीन कैंडल का बनना, देन फिर एक ग्रीन कैंडल का बनना, देन एक ग्रीन कैंडल का बनना, देन ग्रीन कैंडल का बनना। एक कोई बड़ी कैंडल नहीं बन पा रही है यहाँ। तो बड़ी कैंडल नहीं बन पा रही है, कहीं ना कहीं प्राइस सस्टेन कर नहीं पा रहा है। और इस टाइप से जब छोटी छोटी कैंडल बनकर प्राइस ऊपर जा रहा है, आप देख सकते हो प्राइस तो नीचे से ऊपर की तरफ ड्राइव तो किया ही है, लेकिन जब गिरा है तो तेजी से गिरा है। ऐसे आपको काफी सारे धीरे धीरे करके मार्केट में एग्जांपल देखने को मिलेंगे कि कहीं ना कहीं जब प्राइस टुकड़ों टुकड़ों में अप जाता है तो एकदम से गिरता भी वो ज्यादा डाउन है। और ऐसी ज्यादातर सिचुएशन आपको टॉप पर देखने को मिलती है किसी भी स्टॉक के अंदर। टॉप के ऊपर ऐसी काफी सारी सिचुएशंस होती है। तो आपको कभी भी ना इन ऐसे वीक बाइंग पर फोकस नहीं करना आपको, जिनके अंदर वीक बाइंग हो। सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है जिसके अंदर गुड बाइंग हो, जिसके अंदर जो एक कैंडल है काफी अच्छी बाइंग वाली प्रेशर वाली हो। ठीक है, तो ऐसे आपको कंसीडर करना है। अभी हम चार्ट पे जब मार्किंग करेंगे तो मैं मार्क करके आपको दिखाऊंगा, आपको वहां पर क्लियर हो जाएगा कि कौन सी गुड बाइंग होती है, कौन सी स्ट्रॉन्ग होती है और कौन सी वेरी स्ट्रॉन्ग होती है। और वीक बाइंग आप समझ चुके हो कि टुकड़ों में कैंडल का बनना, इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइंग भी बोलते हैं, कि बाइंग एक साथ ना होकर टुकड़ों में हो रही है। तो टुकड़ों में बाइंग होने का कहीं ना कहीं मतलब है कि बायर वीक है। ठीक है, टुकड़ों में बाइंग हो रही है। टुकड़ों में बाइंग जब भी होती है जब नए नए नई बाइंग उस एरिया पर होती है। अगर उस एरिया पर ज्यादा ही पेंडिंग ऑर्डर पहले से होते हैं तो प्राइस आने के साथ ही उछल जाती है वहां से। लेकिन उछली क्यों नहीं, टुकड़ों में क्यों जा रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं जो बायर्स है वो वीक है यहाँ पर।
ठीक है, तो इस सिचुएशन को समझना कि ऐसे जब टुकड़ों में छोटी छोटी कैंडल बनकर बाइंग होगी तो इसके अंदर हमको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करनी है। ऐसे जोन्स के अंदर ये टूटने बहुत जल्दी स्वाभाविक है और इससे हमारी एक्यूरेसी बिल्कुल ही बिल्कुल खराब हो जाएगी। हमको गुड बाइंग, स्ट्रॉन्ग बाइंग और वेरी स्ट्रॉन्ग बाइंग पे ही हमेशा फोकस करना है। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट और है, वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट आ जाता है फ्रेशनेस का। ठीक है, जोन फ्रेश है या जोन फ्रेश नहीं है वो काफी इंपॉर्टेंट है। जब हम मार्किंग करेंगे तो उसके अंदर हम देखेंगे जोन फ्रेश होगा तभी हम मार्क करेंगे। अब फ्रेश जोन का कंसेप्ट को हम समझते हैं। देखिए ये एक जोन बन चुका है कंप्लीटली। इसको मैंने इस टाइप से एक बार मार्क कर दिया है जस्ट आपको समझाने के लिए कि इस बॉटम को मैंने मार्क किया है। अब देखिए प्राइस जब भी इस जोन के अंदर, डिमांड जोन के अंदर लौट कर आएगी तो आपको पता है यहां से रिएक्ट करेगी इस टाइप से प्राइस। अब देखिए प्राइस जैसे ही डाउन आई, डाउन आते ही प्राइस यहां से अप चली गई, अप चली गई। अब जब दोबारा इसी रेंज के अंदर जब प्राइस आएगी ना, इसी रेंज के अंदर प्राइस आएगी इस टाइप से, तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। हम क्या कंसीडर करेंगे कि जोन फ्रेश होना चाहिए। जोन फ्रेश का कैसे पता लगेगा कि एक जो डिमांड जोन है, देखो अब ये फ्रेश डिमांड जोन है, इसके अंदर कुछ भी गलत नहीं है, बिल्कुल फ्रेश डिमांड जोन है। ठीक है, हमने क्या करा, यहां पर जैसे ही प्राइस आई है तो इस एरिया पर हमने एंट्री करी और यहां से प्राइस ऊपर चला गया। क्लियर। लेकिन जब दोबारा प्राइस इसी एरिया के अंदर आएगी ना, इसी बॉटम के अंदर आएगी, तो उस जोन को हमको मार्क नहीं करना क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी, उसकी स्ट्रेंथ कंप्लीटली खत्म हो जाएगी। ऐसे जोन के अंदर हमको बिल्कुल भी ट्रेडिंग नहीं करनी है। इसका एक एग्जांपल मैं दिखाना चाहूंगा आपको एसबीआई के चार्ट पर। हमने जो एग्जांपल समझा था उसको देखो। अब देखिए यहां पर एक रेड कैंडल बनी कंप्लीटली, रेड कैंडल के बाद एक रूट कैंडल बनी, इसको इस टाइप से मैं रख रहा हूं एक बार। ठीक है, देन क्या हुआ, जब प्राइस इसके अंदर आई है, इसके अंदर आई है, इससे पहले ये जोन फ्रेश था ना बिल्कुल, ये तो प्राइस आने के बाद टेस्ट हुआ। अगर मान के चलो आप इस टाइप से प्राइस एक्शन को देखो कि यहां से लेके सिर्फ अभी तक मार्केट यहां तक ओपन है, यहां पे कभी प्राइस आई नहीं है, मतलब ये फ्रेश है। ऐसे फ्रेश जोन को ही हमको मार्क करके हमेशा चलना है। अगर प्राइस एक बार भी इस जोन के अंदर आ जाएगी ना, आने के बाद इसको हम बोल सकते हैं इसकी ये टेस्ट हो चुका वन टाइम, ये वन टाइम टेस्ट हो चुका। ठीक है, तो आपको ऐसे फ्रेश जोन्स ही मार्क करने हैं। अगर आप टेस्टेड जोन्स को मार्क करोगे ना, टेस्टेड जोन्स का मतलब क्या है कि यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे आपने मार्क किया हुआ पहले से, प्राइस यहां पर आई है, आने के बाद इस एरिया को इसने टेस्ट कर दिया है, लेकिन आपने क्या किया, आपने इस जोन को, मान के चलो ये भी एक जोन है, आपने इस जोन को भी ऐसे करके मार्क कर लिया। और जब प्राइस अगेन यहां पर आई ना, देखो एक बार और इसको टेस्ट कर दिया कंप्लीटली। तो मतलब ये जोन पहले एक बार यहां पर फ्रेश था बिल्कुल, इसको एक बार टेस्ट किया गया यहां पर वन टाइम टेस्टेड, फिर दोबारा प्राइस जब भी इस जोन के अंदर लोड करा गया तो ये सेकंड टाइम टेस्टेड हो गया। जब सेकंड टाइम टेस्टेड हो जाता है ना, तो इसकी स्ट्रेंथ बिल्कुल खत्म हो जाती है, फिर ये पॉसिबिलिटी आर हाई कि नेक्स्ट टाइम जब भी प्राइस आएगा तो ये टूट जाएगा। ठीक है, तो आपको हमेशा फ्रेश डिमांड जोन मार्क करना है। फ्रेश डिमांड जोन आपको दिखेगा हमेशा इस टाइप का कि प्राइस वहां पर कभी भी नहीं आई लौट कर, कभी भी प्राइस लौट कर नहीं आई। अगर प्राइस अभी यहां पर खड़ी है, करंट मार्केट प्राइस मान के चलो अभी ये चल रहा है, तो प्राइस यहां पर कभी लौट कर नहीं आई है। अगर आप यही डिमांड जोन देखोगे तो प्राइस जोन इस डिमांड के अंदर, इस एरिया के अंदर बॉटम पर कभी लौट कर नहीं आई है। अभी 20 रुपए पे प्राइस खड़ी है, जब यहां पर लौट कर आएगी तब जाकर एक बार ये टेस्टेड होगा। अभी तक तो ये फ्रेश था बिल्कुल। अगर इसकी हम बात करें तो सिंपल है बिल्कुल कि यहां से प्राइस जब लौट कर आएगी तब जाकर टेस्टेड होगा, उससे पहले तो फ्रेश था। तो आपको हमेशा फोकस करना है बिल्कुल फ्रेश जोन्स पर, क्योंकि जितना ज्यादा फ्रेश जोन पर फोकस करोगे उतनी ज्यादा आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव होने वाली है। तो हमेशा फोकस करो फ्रेश जोन पर कि बिल्कुल फ्रेश हो, प्राइस वहां पर कभी आई ना हो। यहां पर एक पॉइंट और मैं लिख रहा हूं, नोट लिखना चाहूंगा यहां पर, इसको अच्छे से नोट कर लेना। यहां पर मैं लिख रहा हूं ऑलवेज मार्क फ्रेश डिमांड एंड सप्लाई जोन सो दैट एक्यूरेसी कैन इंक्रीज। इस नोट को याद रखना। अगर आपने टेस्टेड जोन्स को मार्क कर दिया ना, जैसे किसी स्टॉक के डेली के चार्ट पर जाकर टेस्टेड जोन्स को देखते हैं, अब इस एरिया को आप देखो, अब इस एरिया को देखो, ये जो एरिया है इसको मैंने मान के चलो कि इस टाइप से मैंने इसको मार्क किया है कि एक बड़ी कैंडल का यहाँ बनना, उसके बाद एक यहाँ पर मल्टीपल रूट कैंडल्स का बनना। ये रूट कैंडल नहीं है, मैं आगे समझाऊंगा। वैसे हम एक बार कंसीडर कर रहे हैं कि प्राइस यहाँ से जाकर ऊपर गई है, इस टाइप से हमने इसको मार्क किया। अभी आप देख रहे हो प्राइस खड़ा है 28,616 पर। अभी तक यहाँ पर प्राइस एक बार भी आई नहीं है, आप देख सकते हो एक बार भी नहीं आई है। अगर प्राइस यहाँ पर आ जाएगी ना, इस टाइप से आ जाएगी, तो हम कह सकते हैं ये जोन टेस्टेड हो गया। लेकिन अभी के लिए हम इसको कंसीडर कर सकते हैं कि ये बिल्कुल फ्रेश है, यहाँ पर प्राइस एक बार भी नहीं आई है।
अगर प्राइस जैसे ही इस ब्लू लाइन को टच कर जाती है तो हम कह सकते हैं ये जोन की जो फ्रेशनेस है वो खत्म हो गई। अभी आगे मार्किंग करेंगे तो वहां पर कंप्लीटली पैरामीटर देखकर मार्किंग करेंगे। ये अभी इसलिए समझा है क्योंकि ये आगे हमारे अभी काम आने वाला है। अभी देखिए हमने बात तो कर ली, डिमांड जोन की बात कर ली। अब साथ में सप्लाई जोन्स की भी आज बात हम कर लेते हैं। तो सप्लाई जोन्स के लिए जो पिक्चर है हम उनको पूरा करते हैं। सबसे पहले गुड सेलिंग की हम बात करते हैं। जैसे इसके अंदर गुड बाइंग थी, इसके अंदर देन गुड सेलिंग है। इस टाइप से इसके अंदर गुड सेलिंग है कि प्राइस का ऊपर जाना, यहाँ से कंप्लीटली प्राइस ऊपर गई। ऊपर जाने के बाद यहाँ पे एक्टिवेट हो गए हमारे सेलर। सेलर एक्टिवेट होने के बाद जब ये रेड कैंडल बनी तो जाकर आपको पता लगा कि रेड जो सेलर है उनका दबदबा है। जो सेलर है वो विन विन सिचुएशन में रहे कि जो ऊपर यहाँ पर प्राइस खदेड़ कर लेकर जा रहे थे बायर, उनको रिवर्स करने में हाथ रहा यहाँ पर सेलर्स का। सेलर ने प्राइस को रिवर्स कर दिया और सेलर ने यहाँ पर अपना कदम कदम जमा लिया। अगर हम इसकी बात करें जिसमें स्ट्रॉन्ग सेलिंग है तो कंप्लीटली एक बड़ी कैंडल यहाँ पर बनी है हमारी इस टाइप से, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुई है यहाँ पर। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर डबल कैंडल्स हमारी बनी है, एक बड़ी कैंडल बनी इस टाइप से, देन फिर एक और कैंडल यहाँ पर बनी। बैक टू बैक मतलब कैंडल्स बन रही है, तो कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर हम लिख देते हैं अगर ये 20 रुपये पे ओपन हुई है तो कहीं ना कहीं जाकर 10 रुपये पे इसकी क्लोजिंग हुई। अगर ये 30 रुपये पे ओपन होती है तो 10 रुपये पे इसकी क्लोजिंग हुई। और ये 50 रुपये पे अगर ओपन हुई है तो यहाँ पर 10 रुपये पे इसकी क्लोजिंग हुई। तो आप डिफरेंस देख सकते हो तीनों के अंदर कि यहाँ पर तो 20 रुपये से प्राइस का गिरना, यहाँ पर 30 रुपये से प्राइस का गिरना और यहाँ पर 50 रुपये से प्राइस का गिरना। तो ये ज़्यादा पावरफुल होगा, वेरी स्ट्रॉन्ग। इसके अंदर ज़्यादा पेंडिंग ऑर्डर हो गए, स्ट्रॉन्ग सेलिंग के अंदर थोड़े कम पेंडिंग ऑर्डर हो गए, वहीं गुड सेलिंग के अंदर थोड़े और कम हो गए। और वीक सेलिंग में आपको बता दिया, जैसे वीक बाइंग होती है टुकड़ों में वैसे ही वीक सेलिंग होती है। इस टाइप से वहां पर कैंडल आपको बनती हुई नजर आएगी कि छोटी छोटी कैंडल बन रही है, कि एक कैंडल बनी, फिर दो कैंडल बनी, फिर तीन कैंडल बनी। इस जोन को हम बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करेंगे जिसके अंदर ऐसे टुकड़ों में सेलिंग होगी, क्योंकि टुकड़ों में सेलिंग का ये मतलब है कि कहीं ना कहीं जो सेलर है वो अपना दबदबा कायम कर नहीं पा रहे। हो सकता है कि एकदम से ऐसे कैंडल्स बने, कैंडल्स बनने के बाद ऐसी जब कैंडल्स बनती है ना तो उनके अंदर स्ट्रेंथ ज़्यादा होती नहीं। उनके बाद एकदम से क्या होता है कि एकदम से कोई भी यहाँ पर रूट कैंडल बनती है, बनते साथ ही पूरा का पूरा एक बड़ी सी कैंडल यहाँ पर ग्रीन इस टाइप से फॉर्म हो जाती है, कंप्लीटली तोड़ देती है इस जोन को। तो इस वजह से ऐसे जोन्स को हमको कंसीडर करना नहीं जिसके अंदर वीक सेलिंग है या फिर वीक बाइंग है। हमको सिर्फ और सिर्फ गुड बाइंग गुड सेलिंग इस टाइप से देखनी है। चलिए, स्ट्रेंथ ऑफ द जोन्स हमारा कंप्लीट हो चुका, हमने जोन की स्ट्रेंथ देख ली है। अब हम बात कर लेते हैं जोन्स के पैटर्न की। देखिए, स्ट्रेंथ ऑफ द जोन इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि आगे जो हम पढ़ने वाले हैं उसके अंदर हमारी जो फ्रेशनेस है, स्ट्रेंथ है, वो सारी काम आने वाली है। अब जान लेते हैं पैटर्न ऑफ डिमांड एंड सप्लाई जोन। देखिए, जो डिमांड जोन और सप्लाई जोन होते हैं उनके अंदर दो दो पैटर्न हमको देखने को मिलेंगे। डिमांड जोन के अंदर दो पैटर्न होते हैं, एक होता है यू टर्न पैटर्न, एक होता है नॉन स्टॉप पैटर्न। वहीं सप्लाई जोन के अंदर भी हमको दो टाइप के पैटर्न देखने को मिलते हैं, यू टर्न और नॉन स्टॉप। अब सबसे पहले यू टर्न पैटर्न को हम बनाते हैं। दोस्तों, मैं ये इसलिए बना रहा हूँ यहाँ पर, ड्राइंग इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपके माइंड में कहीं ना कहीं फिट हो जाए। मैं ये भी हो सकता था कि बने बनाए पैटर्न यहाँ पर आपको शो करके जल्दी से जल्दी काम खत्म करता, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये चाहता हूँ कि मैं आराम से आपको समझाऊं, वक्त लेकर समझाऊं, जिस वजह से आपका माइंड में जब ये धीरे धीरे करके ड्राइंग बनेगी ना तो आपके माइंड में वो बैठने लगेगी। ठीक है, क्योंकि माइंड चीज़ों को धीरे धीरे करके समझ पाता है। वीडियो भी आप अगर रिपीट पे देखोगे, एक बार समझ नहीं आएगी, दो बार समझ नहीं आएगी, लेकिन तीसरी बार आपको क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा। वैसे ही मैं थोड़ा धीरे धीरे यहाँ पर कैंडल बनाऊंगा जिस वजह से आपको जितने भी कंसेप्ट है वो धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे। अभी देखिए, डिमांड जोन का हम पहला यू टर्न पैटर्न को देखते हैं कि यू टर्न पैटर्न आखिरकार होता क्या है। अब देखिए, सबसे पहले हम लेना चाहेंगे रेड कैंडल यू टर्न पैटर्न को बनाने के लिए, क्योंकि प्राइस सबसे पहले डाउन आई है। क्लियर है कि प्राइस डाउन ही आई है। प्राइस डाउन आने के बाद बायर सेलर की फाइट हुई है, कंप्लीटली एक रूट कैंडल बनी है। इस रूट कैंडल बनने के बाद यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल का निर्माण हो जाता है इस टाइप से। तो हम ये भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो प्राइस ऊपर से एकदम से आ रही थी, आने के बाद उसको एकदम से यू टर्न कर दिया गया। जो बायर्स थे उन बायर्स के द्वारा प्राइस को यू टर्न कर दिया गया कंप्लीटली। अब देखिए, पहले प्राइस का डाउन आना, फिर रूट कैंडल का यहाँ पर बनना, उस रूट कैंडल बनने के बाद एक ग्रीन कैंडल का यहाँ पर फॉर्म होना।
हमको कंप्लीट पता लग रहा है कि जो सेलिंग प्रेशर आ रहा था उसको रोकने में इस ग्रीन कैंडल का हाथ है, उसको रोकने में, सेलिंग को रोकने में कहीं ना कहीं बायर का हाथ है। अगर वहां पर बॉटम पर बायर नहीं आते तो ये रेड कैंडल और भी ज्यादा बड़ी बनती जाती, बनती जाती, बनती जाती। इस रूट कैंडल के बनने के पीछे बायर का दबदबा है, बायर का जोर लगा है। जैसे ये कैंडल ऊपर से बनती गई, बनती गई, बनती गई, बनती गई, नीचे से एकदम से बायर है, बायर और सेलर की फाइट हुई, फाइट होते ही एकदम से रूट कैंडल बनी। रूट कैंडल बनने के बाद जितने ऑर्डर थे, मान के चलो 1,000 करोड़ का यहाँ पर ऑर्डर लगा था, 1,000 करोड़ का, 1,000 करोड़ का जो ऑर्डर था, एकदम से प्राइस डाउन आई है, उस 1,000 में से कुछ करोड़ ऑर्डर फुलफिल हुए हैं, और ऑर्डर जब बच गए तो जिस वजह से एकदम से यहाँ से प्राइस ऊपर चली गई कंप्लीटली। अब जो हमारी रेड कैंडल होगी उसको हम आज से बोलने वाले हैं डिप, उसको बोलेंगे हम डिप, DIP। जो हमारी रूट कैंडल है उसको हम एज इट इज बोलेंगे रूट कैंडल, और हमारी जो ग्रीन कैंडल है उसको हम बोलेंगे रैली। ये हो गई हमारी डिप कैंडल की प्राइस में डिप आना, उसके बाद बायर सेलर की फाइट होना, रूट कैंडल का बनना, उसके बाद प्राइस का ऊपर जाना, हम कह सकते हैं कि प्राइस में एक रैली आना कंप्लीटली। इसको हम बोलेंगे यूटर्न पैटर्न। अब डिमांड जोन का एक और पैटर्न होता है नॉन स्टॉप पैटर्न। इस पैटर्न को तो हमने जाना है कि ये यूटर्न क्यों है, क्योंकि जो प्राइस डाउन आ रही है उसको यूटर्न कर दिया गया है, हम कह सकते हैं उसको रिवर्स भी कर दिया गया है। मतलब एक आप ये देखते हो ना कि मार्केट में आप कहीं जा रहे हो, अपनी बाइक लेके जा रहे हो, जा रहे हो, जा रहे हो, जा रहे हो, अब यहाँ पर आपको यू टर्न लेना है तो आप इस टाइप से मोड़कर कंप्लीटली ऐसे यू टर्न लेते हो कंप्लीट। ऐसा भी होता है बीच में एक चौराया है, उस चौराहे को पार करके भी आप ऐसे घूमकर आ जाते हो, इसको हम यू टर्न बोलते हैं कंप्लीटली। ठीक है, तो वैसे इसके अंदर क्या हुआ कि प्राइस एकदम से डाउन आ रही थी, डाउन आने के बाद पूरी की पूरी गाड़ी को मोड़ दिया गया, ऐसे यू टर्न कर दिया गया, इस वजह से हम इसको यू टर्न बोलेंगे। यू टर्न के अंदर एक हमारा होगा डिप, एक होगा रूट, एक होगा रैली। इसकी एक शॉर्ट फॉर्म भी मैं यहाँ पर लिखना चाहूंगा, जिसकी वजह से आप शॉर्ट फॉर्म में भी इसकी हम बात कर सकते हैं। इसको हम बोलेंगे DRR पैटर्न। ये हमारा हो गया DRR पैटर्न। अब बात करते हैं नॉन स्टॉप पैटर्न की। ये तो हमने समझ लिया, यू टर्न कर दिया प्राइस में। एक होता है हमारा यहाँ पर नॉन स्टॉप पैटर्न। अब नॉन स्टॉप पैटर्न में देखो होता क्या है कि प्राइस यहां से अप गया, इस टाइप से अप गया, अप जाने के बाद यहां पर बनी एक रूट कैंडल, इस एरिया पर रूट कैंडल बनने के बाद अगेन यहां पर बाइंग कंटिन्यू रही। अब इस सिचुएशन में आप समझो कि सबसे पहले बायर ने जोर लगाया, मतलब कहीं ना कहीं बायर यहां से भागते हुए आ रहे थे, डिमांड बढ़ी थी, पेंडिंग ऑर्डर ज्यादा थे, जिस वजह से प्राइस ऊपर जा रहा था, जा रहा था, जा रहा था। लेकिन ऊपर से एकदम से यहां पर सेलर ने जोर लगाया, सेलर का जोर लगते ही बायर सेलर की इस कैंडल के ऊपर फाइट चली। फाइट चलते साथ ही बायर ने अगेन जोर लगाकर इस पूरी की पूरी रैली को कायम रखा, इस पूरे के पूरे मोमेंटम को कायम रखा। हम कह सकते हैं नॉन स्टॉप प्राइस को ड्राइव कर दिया कि यहां पर तो आपने देखा कि प्राइस डाउन आ रही थी कि बायर्स ने रिवर्स कर दिया। यहां पर जो प्राइस ऊपर जा रही थी ना, ऊपर जाने के बाद कहीं ना कहीं सेलर ने अगेन जोर लगाया, लेकिन जोर लगाने नहीं दिया कंप्लीटली। उसके बाद बायर्स ने एकदम से अपना दबदबा कायम रखा और प्राइस को अगेन पछाड़कर और ऊपर ले गए, और ऊपर ले गए। तो इस पैटर्न को हम बोलेंगे नॉन स्टॉप पैटर्न की। पैटर्न नॉन स्टॉप बन रहा है कि यहां से ऊपर प्राइस का जाना, देन फाइट होना, फाइट होने के बाद भी जो नतीजा निकला है उसमें भी अगेन बायर ही विन विन सिचुएशन में रहे हैं कंप्लीटली। तो यहां पर हम बोल सकते हैं इस कैंडल को हम बोलेंगे रैली कैंडल, इस कैंडल को हम बोलेंगे रूट कैंडल, रैली, रूट, देन रैली। ठीक है, तो हमारा इसका क्या नाम हो गया, ट्रिपल आर। कौन सा पैटर्न हो गया, ट्रिपल आर, रैली आना, देन रूट बनना, देन रैली आना। तो मैं यहाँ पर नीचे लिख रहा हूँ इसके बारे में, आर, आर एंड आर पैटर्न। ये शॉर्ट फॉर्म है इसका, ट्रिपल आर पैटर्न। अब डिमांड जोन के हमने दो पैटर्न को समझ लिया, एक था यू टर्न पैटर्न और एक था नॉन स्टॉप पैटर्न। एक बार इसको चार्ट पे और समझते हैं। अभी मैं चैट ऑन करने वाला हूँ, उस चैट के अंदर आपको बताना है, जो मैं पूछ रहा हूँ सिर्फ वही बताना है और कुछ भी नहीं पूछना फालतू चीज कि ये क्या है वो क्या है। धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा, जितना पूछ रहा हूँ सिर्फ उतना ही बताना है। अभी चैट ओपन करूंगा, जल्दी सी क्वेश्चन आपका आंसर डाल देना। ये डिप आना, उसके बाद 1 2 3 4 रूट कैंडल का बनना, देन रैली आना, कौन सा पैटर्न है जल्दी से बताओ मुझे। शॉर्ट फॉर्म भी बता सकते हो, और कौन सा पैटर्न है, यू टर्न है, नॉन स्टॉप है। चैट ओपन कर रहा हूं, बताना। बिल्कुल ठीक है, सबका बिल्कुल ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं फोकस बना रखा है आपने। अच्छा, वेरी गुड, सबने मतलब सबने यू टर्न, यू टर्न, DRR, बिल्कुल बढ़िया एकदम। तो हमारा कौन सा था, ये सिंपल है बिल्कुल,
हमारा DRR था। अब एक और पैटर्न पूछने वाला हूं मैं, वो बताना। अच्छा ये वाला बताओ, ये कौन सा है? ये वाला, एक रेड कैंडल का बनना डिप, और फिर एक रूट कैंडल का बनना, देन मोमेंटम आना। बताओ कौन सा है? चैट ओपन की। यू टर्न है, कंटिन्यू, वो यू टर्न है, नॉन स्टॉप है? यू टर्न, चलिए जी बढ़िया। ठीक है, एक और देखते हैं हम। अच्छा ये कौन सा है? एक ग्रीन कैंडल का बनना, देन फिर रूट कैंडल का बनना, उसके बाद ग्रीन कैंडल का बनना। चैट ओपन कर रहा हूँ, बताना। नॉन स्टॉप, चलिए जी बढ़िया। ठीक है, ओके, मतलब क्लियर है आपको। अभी देखिए हमने डिमांड जोन के पैटर्न्स को जान लिया है, अब सिमिलर सप्लाई जोन्स के पैटर्न को और कवर कर लेते हैं, ताकि हमारी जो मार्किंग है उसका एक पूरा स्ट्रक्चर बन जाए, उसका बेस बन जाए। देन फिर मार्किंग वाले कंसेप्ट पर आएंगे, और आज का जो होमवर्क होगा वो मार्किंग का होगा आपका। अब सिमिलरली सबसे पहले यू टर्न पैटर्न के अंदर हमारी बना लेते हैं हम। सबसे पहले प्राइस का अप जाना, प्राइस इस टाइप से अप गई। अप जाने के बाद प्राइस में एक रूट कैंडल का यहाँ पर निर्माण होना कंप्लीटली इस टाइप से, और इस रूट कैंडल के बाद अगेन सेलर ने अपना दबदबा कायम रखा, इस टाइप से बन जाना कैंडल का। साथ में सिमिलर यहाँ पर हम बना देते हैं नॉन स्टॉप पैटर्न को, और बना देते हैं जिसके अंदर हमारी एक यहाँ पे रूट कैंडल बनी। बनने के बाद अगेन सेलर ने अपना दबदबा यहाँ पर कायम रखा, इस टाइप से कंप्लीट। अब आप देख सकते हो इसके अंदर कि प्राइस का सबसे पहले ऊपर जाना, मतलब बायर ने अपना जोर लगाया, डिमांड बढ़ी यहाँ पर। डिमांड बढ़ने के बाद ऊपर से सेलर एक्टिवेट हुए, सेलर एक्टिवेट हुए तभी ये रूट कैंडल बनी। अगर सेलर एक्टिवेट ही ना होते तो रूट कैंडल बनती नहीं। और इस रूट कैंडल के बाद अगर ये रेड कैंडल बनी ना होती तो आपको पता भी नहीं लगता कि इसके बाद हुआ क्या है। लेकिन हमको क्लियरली पता लगा कि एक रेड कैंडल बनी है। जो प्राइस, जो गाड़ी नीचे से चल रही थी, उस गाड़ी को यू टर्न कर दिया गया। किसने? सेलर्स ने। सेलर ने कर दिया, तो इसको हम बोलेंगे यू टर्न पैटर्न। और सिमिलर नॉन स्टॉप पैटर्न की ऊपर से जो सेलिंग प्रेशर आ रहा था, उस सेलिंग प्रेशर आने के बाद बायर यहां पर कहीं ना कहीं रुके, बायर ने अपना जोर लगाया। बायर का जोर लगते साथ ही सेलर और बायर की यहां पर फाइट हुई, डिमांड सप्लाई इक्वल हुई। लेकिन अगेन नतीजा निकल कर आया कि ऊपर से जो सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू था वो अभी भी कंटिन्यू रहा है। मतलब जो पूरी की पूरी जो रैली आ रही थी, जो पूरा का पूरा डिप आ रहा था, उस डिप को यहां पर सेलर ने संभाल कर रखा, और सेलर का दबदबा यहां पर कंटिन्यूसली कायम रहा। तो इस टाइप से हम इसको बोलेंगे यहां पर रैली, इसको बोलेंगे रूट, और इसको हम बोलेंगे डिप, DIP। देन इसको हम बोलेंगे डिप, इसको रूट, और इसको हम बोलेंगे डिप। इसकी शॉर्ट फॉर्म भी मैं आपके लिए यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ। इस पैटर्न का है RRD पैटर्न, इस वाले पैटर्न का है DRD पैटर्न। आई होप कि ये क्लियर है सबको। ये लो जी, सबसे पहले जो हमारा पैटर्न है उसकी शॉर्ट फॉर्म है DRR, डिप रूट रैली, जो यू टर्न पैटर्न है, डिमांड जोन का पहला पैटर्न है। दूसरा पैटर्न है हमारा RRR पैटर्न, जिसके अंदर रूट रैली आना, फिर रूट बनना, फिर रैली आना, कंटिन्यूसली रैली आना। तो कहीं ना कहीं नॉन स्टॉप पैटर्न है, नॉन स्टॉप प्राइस ड्राइव हो रही है। सप्लाई जोन के पैटर्न की बात करें, पहले रैली आना, देन रूट बनना, फिर डिप आना, RRD पैटर्न। उसके बाद हमारा नॉन स्टॉप पैटर्न है जिसमें डिप आना, डिप के बाद रूट बनना, रूट के बाद अगेन डिप आना, कि प्राइस का नॉन स्टॉप गिर जाना। इसको हम बोलेंगे DRD पैटर्न। तो ये चार पैटर्न है, इनकी फुल फॉर्म अच्छे से याद हो जानी चाहिए, इनके जो स्ट्रक्चर है उसको अच्छे से याद हो जानी चाहिए। एक बार थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करके यहाँ पर हम हाईलाइट कर देते हैं चीज़ों को। आई होप कि ये क्लियर है। एक बार मैं चैट ओपन कर रहा हूँ, जल्द से जल्द बता दो ये सब क्लियर है। बस क्लियर लिखना है, जल्दी जल्दी क्लियर होते ही। बाकी तो आपको वीडियो देखनी ही पड़ेगी। चलिए जी, क्लियर है, ओके जी। काफ़ी अच्छा लगा कि आपको एक बारी में क्लियर है। ठीक है, देखिए अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं साथ में इसके, सप्लाई जोन के भी कुछ हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। अच्छा, चैट ओपन करूंगा अभी। एक डिप आना, डिप आने के बाद तीन रूट कैंडल का बनना, और अगेन डिप आना, और डिप आते ही रहना।
कौन सा पैटर्न है, नॉन स्टॉप है, यू टर्न है, कौन सा पैटर्न है और क्या फुल फॉर्म है, चैट में बताओ। बिल्कुल ठीक है, एकदम ठीक है। ओके। हम्म। अच्छा ये बताओ, एक ग्रीन कैंडल का बनना, फिर एक रूट का बनना, फिर एक और रूट का बनना, और उसके बाद एकदम से रेड कैंडल का बन जाना, और रेड कैंडल का यहाँ से शुरुआत ना हो ना, ये पूरी की पूरी कैंडल बन जाना, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं गैप दे दिया। जब भी इस टाइप से आपको गैप दिखे ना, तो इस कैंडल को पूरा कंसीडर आपको करना है। ऐसे मत सोचना ये बीच में गैप है तो कैंडल यहां से लेके यहां तक की है, नहीं। ये जो गैप है ना, ये पूरी एक ही कैंडल है, मतलब मैं कह सकता हूँ ये रेड कैंडल पूरी एक ही है, यहाँ से लेके यहाँ तक की एक ही कैंडल है। तो कभी भी ऐसे मत सोचना कि गैप होगी तो यहाँ से लेके यहाँ तक की कैंडल है, नहीं। ये कैंडल यहाँ से शुरुआत हुई है, कहीं ना कहीं प्राइस यहाँ से गिरी है ना, इस एरिया से, इस टॉप से गिरी है, ये इसका क्लोजिंग थी, फिर यहाँ से प्राइस गिरी है नेक्स्ट डे। अच्छा ये पैटर्न बताओ कौन सा है, पहले ग्रीन कैंडल, फिर रूट कैंडल, फिर रूट कैंडल, फिर रेड कैंडल। चैट ओपन की है। बिल्कुल ठीक है, यू टर्न है, आर आर डी है। ओके, क्लियर है, ठीक है, सबका क्लियर है। ओके, ये सब कुछ क्लियर है आपको, ए टू जेड चीज़ें क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर मार्किंग की, और मार्किंग सबसे इंपॉर्टेंट है, तो मार्किंग की हम बात करेंगे यहाँ पे आप। ओके, देखिए सबसे पहले हम डिमांड जोन की मार्किंग को सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। उसके लिए सबसे पहले हम डिमांड जोन की जो मार्किंग है उसके कुछ पॉइंट्स है वो लिख लेते हैं कि हमको डिमांड जोन मार्क करना कैसे है। अभी डिमांड जोन को मार्क करने के लिए यहाँ पर मैं इस टाइप से बना लेता हूँ। देखिए सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप होने वाला है। फर्स्ट स्टेप के अंदर मैं लिख रहा हूँ मार्क अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट CMP, मतलब करंट मार्केट प्राइस। सेकंड स्टेप हमारा होगा लुक लेफ्ट एंड डाउन फॉर अ डिमांड जोन, फॉर अ डिमांड जोन। और यहां पर मैं लिख रहा हूं ब्रैकेट में गुड विद गुड, स्ट्रॉन्ग एंड वेरी स्ट्रॉन्ग बाइंग। थर्ड पॉइंट हमारा है मार्क डिमांड जोन विद थ्री कंपोनेंट्स। थ्री कंपोनेंट्स कौन से हैं, मैं एक बार स्क्रीन पर लेकर चलता हूं, आपको थ्री कंपोनेंट्स दिखाता हूं। हमारे थ्री कंपोनेंट्स है ये वाले, DRR, RRR, RRD और RDR। किसी भी जोन को कंप्लीट करने में तीन कंपोनेंट का हाथ होता है, या तो उसके अंदर एक उसके अंदर डिप होना ही चाहिए, एक उसके अंदर रूट होना ही चाहिए, और एक उसके अंदर रैली होना ही चाहिए। इन पैटर्न को कंप्लीट करने में तीन कंपोनेंट का हाथ होता है। यू टर्न पैटर्न को कंप्लीट करने में तीन चीजों का हाथ है, डिप, रूट और रैली का। वहीं नॉन स्टॉप पैटर्न को कंप्लीट करने में तीन कंपोनेंट का हाथ है, रैली, रूट और रैली का। वहीं सप्लाई जोन के केस में रैली, रूट और डिप का हाथ है। और नॉन स्टॉप पैटर्न के अंदर भी हम देख सकते हैं सप्लाई जोन के कि DRD, डिप, रूट, डिप का हाथ है। तो कहीं ना कहीं हमको तीन कंपोनेंट तो चाहिए ही चाहिए एक जोन को कंप्लीट करने के लिए। अगर मान के चलो मैं इसके अंदर से डिप हटा दूं, तो सिर्फ इस और इसको तो मार्क हम करेंगे ही नहीं, हमको तीनों चाहिए एक जोन को कंप्लीट करने के लिए। अगर नॉन स्टॉप के अंदर से मैं इस रैली वाले पार्ट को हटा दूं, सिर्फ रूट और रैली को रखूं, तो ये भी कंप्लीट नहीं होगा, ये भी अधूरा हो जाएगा, तो इसको भी मार्क हम नहीं करेंगे। यू टर्न पैटर्न के अगर सप्लाई जोन की हम बात करें, अगर रैली हटा दो तो ये किस काम का, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ये इस पूरे के पूरे जोन को बनाने में फिर नॉन स्टॉप और यू टर्न और तीन कंपोनेंट का हाथ होता है। उन तीन कंपोनेंट की ही बात हो रही है जब हम मार्किंग करेंगे, तो ये तीन कंपोनेंट जो नीचे लिखे हुए ये होने ही चाहिए किसी भी सप्लाई जोन में, किसी भी डिमांड जोन में। अभी देखिए यहाँ पर हमने सबसे पहले लिखा है मार्क हॉरिजॉन्टल लाइन एट CMP, लुक लेफ्ट एंड डाउन फॉर अ डिमांड जोन विद गुड स्ट्रॉन्ग एंड वेरी स्ट्रॉन्ग बाइंग। ये मैंने क्यों लिखा है इसका भी हम जान लेते हैं यहाँ पे, पहले इसको कंप्लीट कर लेते फिर हम जान लेंगे। DRR या RRR। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला और लिख लेते हैं, फॉर्मूला ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। फॉर्मूला ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन हम यहाँ पर लिख लेते हैं। फॉर्मूला ये है
H1 इज इक्वल टू हाइएस्ट बॉडी ऑफ ऑल रूट कैंडल्स। H2 का फॉर्मूला है लोवेस्ट विक ऑफ ऑल रूट कैंडल्स। इसको थोड़ा सा निखार देते हैं हम, क्योंकि निखरेगा तभी पावर आएगी। ओके, अब देखिए सप्लाई जोन की इसके बाद हम मार्किंग करेंगे। पहले हम डिमांड जोन की मार्किंग को करते हैं। स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस को जानेंगे कंप्लीट। सबसे पहला जो स्टेप है वो है मार्क हॉरिजॉन्टल लाइन एट सीएमपी। तो साथ साथ करते हैं, बिल्कुल कुछ समझ नहीं आएगा तो हम इसमें ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप है, उसको हम फॉलो करते हैं। तो आपको बेसिकली करना क्या है, आपको चार्ट पे आना है। कोई भी मैं स्टॉक निकाल रहा हूँ, रैंडमली हम स्टॉक को पिक कर रहे हैं यहाँ से। चलो ठीक है, मैं इसको पिक करता हूँ, एलकेएम के स्टॉक को। आपको सबसे पहले जो मार्किंग करनी है, आपको डेली के चार्ट पे आना है। यहाँ पर अलग अलग टाइम फ्रेम में मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था, तो 1 डे के आपके टाइम फ्रेम पे आना है और ये आपको मार्किंग करनी है। मार्किंग करने के लिए जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो मार्किंग में ये दिखाया हुआ है, मार्क हॉरिजॉन्टल लाइन एट सीएमपी। सीएमपी का मतलब होता है करंट मार्केट प्राइस। तो हमको सिंपली क्या करना है, करंट मार्केट प्राइस क्या है 6266 यहाँ पर आपको एक लाइन दिखाई हुई है डॉटेड छोटी सी, यही होती है करंट मार्केट प्राइस, जहां पर अभी प्राइस खड़ा है। तो आपको यहाँ पर एक लाइन रखनी है सबसे पहले इस टाइप से। यहाँ पर मैं एक लाइन लेता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन, और यहाँ पर मैं क्लिक करके इसको रख देता हूँ। आपके केस में ब्लैक लाइन होगी तो आपको यहाँ से कलर चेंज करके इसको ब्लू कर देना है, और यहाँ पर अगर 1 2 हो तो इसको 2 कर देना है, ताकि ये थोड़ी डिफरेंट दिखे, लाइन थोड़ी सी डिफरेंट दिखे। अब सेकंड स्टेप पे चलते हैं। हमारा फर्स्ट स्टेप हो चुका है, लुक लेफ्ट एंड डाउन फॉर अ डिमांड जोन। लुक लेफ्ट देखना है हमको एंड डाउन देखना है फॉर अ डिमांड जोन विद गुड स्ट्रॉन्ग एंड वेरी स्ट्रॉन्ग बाइंग। अब इसका कंसेप्ट यहां से हम पहले लेते हैं। देखिए वीक बाइंग को हमको मार्क नहीं करना है, गुड बाइंग, स्ट्रॉन्ग बाइंग और वेरी स्ट्रॉन्ग बाइंग, इन तीनों की वहां पर बात हो रही है, इन तीनों को ही हमको मार्क करना है। अब देखिए हमने उसके अंदर देखा है लुक लेफ्ट एंड डाउन। लुक लेफ्ट क्या है, देखिए जब भी आप चार्ट देखोगे ना मार्केट के अंदर, तो आगे की तरफ आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। हमेशा चार्ट ट्रेडिंग इसलिए की जाती है क्योंकि हम पीछे के डेटा से पता लगा सके कि आगे क्या होने वाला है। अगर हम पीछे का डेटा ही नहीं देखेंगे, सिर्फ सोचते रह जाएंगे कि यार आगे क्या होगा, तो वो तो बिल्कुल गलती है ना। जैसे मैंने बताया था, अगर आपकी शादी होगी तो लड़की के घर परिवार बैकग्राउंड सब कुछ देखोगे। अगर बैकग्राउंड नहीं देखोगे तो शादी कैसे करोगे। ऐसा तो नहीं है कि चलते चलते किसी से शादी कर ली। पहले घर परिवार मिलेंगे, देखेंगे, स्वभाव देखेंगे, सब कुछ देखा जाता है, उसके बाद शादी होती है ना। तो कहीं ना कहीं हम उनके पास्ट को पता लगाने की कोशिश करते हैं कि वो कैसे रहे हैं, उन्होंने क्या क्या किया है, उस बेस पर हम पता लगाते हैं। अच्छा ठीक है, चलो घर में लड़ाई तो नहीं होगी, अच्छा घर रहेगा, बढ़िया रहेगा, ये सबके माइंड में होती है सारी चीजें। तो इस वजह से पीछे की चीजें देखना काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पर इसकी जो हिस्ट्री है उसका पता लगा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने एक लाइन मार्क करी। अब लाइन मार्क करते ही हमको डिमांड जोन ढूंढना है। अब ये कह रहे हैं लुक लेफ्ट एंड डाउन, जो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ वो लिखा है लुक लेफ्ट एंड डाउन फॉर अ डिमांड जोन, जिसके अंदर गुड स्ट्रॉन्ग या वेरी स्ट्रॉन्ग बाइंग हमको देखने, सिंपल। अब देखिए इस लाइन के नीचे देखो, लुक लेफ्ट, लेफ्ट मतलब इधर लेफ्ट में, और डाउन, डाउन। सबसे पहले हम देख लेते हैं लेफ्ट में, मतलब आगे की तरफ नहीं देखना, लेफ्ट में ही देखना है, इस साइड देखना है। तो इसके लिए हम क्या करें, लेफ्ट में ही देख रहे हैं। अब लेफ्ट में देखते हैं, डाउन भी देख रहे हैं हम, लेफ्ट में भी देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमको एक डिमांड जोन देखने को मिल रहा है कंप्लीटली। आप देख सकते हो कंप्लीटली एक डिमांड जोन देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर एक हमको डिप देखने को मिली, उसके बाद हमको एक रूट देखने को मिल रही है, उसके अंदर बाद हमको एक कैंडल देखने को मिल रही है। हम बोल सकते हैं गुड बाइंग है, क्लियर है, हम इसके गुड बाइंग बोल सकते हैं। अगर और बड़ी कैंडल होती तो हम स्ट्रॉन्ग बोल देते, या फिर और ज्यादा ही बड़ी बैक टू बैक कैंडल होती तो कहीं ना कहीं हम वेरी स्ट्रॉन्ग बोल देते। लेकिन एटलीस्ट गुड बाइंग तो होनी ही चाहिए, वही आपको जोन मार्क करना है। अब इसको इसके अंदर हमको क्लियरली एक पैटर्न देखने को मिल रहा है, जिसको हम यू टर्न पैटर्न बोलेंगे, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं डी आर और आर। DRR पैटर्न है, यू टर्न का पैटर्न है, डिमांड जोन का पहला पैटर्न है। अब हमने फाइंड आउट कर लिया, अब हम थर्ड स्टेप पे अपने चलते हैं। मार्क डिमांड जोन विद 3 कंपोनेंट्स DRR। ये डिमांड जोन की बात हो रही है तो इसके अंदर DRR होगा, नॉर्मल सी बात है, या फिर RRR होने वाला है। तो हमने क्या किया है, इस जोन को मार्क करना है, इसको जोन को मार्क करना है। उसके अंदर बोला 3 कंपोनेंट होने चाहिए। 3 कंपोनेंट कौन से हैं, DRR या फिर RRR। अब 3 कंपोनेंट हमको मिल चुके हैं।
अब आपका ये क्वेश्चन उठेगा, सर कितनी रूट कैंडल होनी चाहिए, या फिर कितनी जो हमारी ग्रीन कैंडल है वो होनी चाहिए, या फिर कितनी डिप वाली कैंडल होनी चाहिए। ये क्वेश्चन अभी अननेसेसरी है, आपको धीरे धीरे अपने आप पता लग जाएगा। लेकिन अभी के लिए आपको सिर्फ 3 कंपोनेंट जरूर चाहिए एक जोन में मार्किंग के लिए। फिर कितनी रूट कैंडल भी, अगर यहाँ पर 3-4 रूट कैंडल भी होती तो भी हम इसको कंसीडर करेंगे। अगर यहाँ पर और भी कैंडल होती ग्रीन कैंडल तो भी हम इसको कंसीडर करेंगे। मतलब एटलीस्ट 3 कंपोनेंट तो होने ही चाहिए। 3 कंपोनेंट, 1 2 3। फिर रूट कैंडल 3-4 हो वो भी कंपोनेंट एक ही काउंट होगा, क्योंकि रूट कैंडल का मतलब रूट कैंडल 2 हो, 3 हो, 4 हो। कितनी स्ट्रेंथ है वो आगे की बात है, लेकिन अभी मार्किंग करते हैं। अब ये तीनों चीज हमको देखने को मिल चुकी है एक जोन के अंदर। अब बात करते हैं फॉर्मूला ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। अब नॉर्मल सी बात है, इसको मार्क करने के लिए हम हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज करने वाले हैं। उस हॉरिजॉन्टल लाइन का फॉर्मूला समझ लो, काफी इंपॉर्टेंट है। H1 लाइन, हाईएस्ट बॉडी ऑफ ऑल रूट कैंडल्स, ठीक है। H2 लाइन, लोवेस्ट विक ऑफ ऑल रूट कैंडल। मैं क्या करता हूं, इस फॉर्मूले को उठा के ही डायरेक्ट मैं चार्ट पर ले आता हूं। सबसे पहले तो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा और मैं यहीं पे इसको रख दूंगा कंप्लीट। अब काम हमारा हो जाएगा आसान। इसको यहां पर मैं लगा देता हूं। अब हमने क्या किया, एक लाइन तो यहां पर मार्क करी हुई है कंप्लीटली, ये ओवरलैप कर रहा है। यहां पर हमारा फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले को देखते जाओ। इस फॉर्मूले में क्या है, H1 लाइन, हाईएस्ट बॉडी हाई ऑफ ऑल रूट कैंडल। अब ये रूट कैंडल है ना, इसकी जो बॉडी है, हाईएस्ट बॉडी, हाईएस्ट बॉडी क्या, ऊपर वाली बॉडी, ये बॉडी। यहाँ पर एक लाइन हमको यहाँ रखनी है, इस टाइप से मार्क करनी है। अगर यहाँ से आप मार्किंग में करके दिखाऊं, यहाँ पर से लिया इसको, और बॉडी की सबसे ऊपर वाली जो परत है, जो ये रूट कैंडल है, इसकी जो बॉडी है बीच में, इसकी ऊपर वाली परत के ऊपर मैंने इस टाइप से एक लाइन रख दी और मैंने इसका कलर ब्लैक दे दिया है इस टाइप से। अब और देखो सेकंड, H2 लाइन, लोवेस्ट विक ऑफ ऑल रूट कैंडल्स। लोवेस्ट विक क्या है, इस रूट कैंडल की जो सबसे निचली स्तर है विक का, ये है वो। इसको हमने इस टाइप से मार्क कर दिया है, इस टाइप से। ये होगी मार्किंग कंप्लीट। अब इसमें क्या करा, हाईएस्ट बॉडी ऑफ ऑल रूट कैंडल, जितनी भी रूट कैंडल है 1 2 3, जो भी सबसे ऊपर जिस भी रूट कैंडल की बॉडी होगी उसके ऊपर हमारी H1 लाइन आएगी डिमांड जोन के केस में। और लोवेस्ट विक ऑफ ऑल रूट कैंडल, जितनी भी रूट कैंडल यहां पर हो उनकी सबसे निचली विक, जो भी कैंडल की सबसे नीचे जो विक है उसके सबसे नीचे हमारी आएगी H2 लाइन। अब इसका मैं नाम दे रहा हूं इस लाइन का, इसके अंदर हम बोल रहे हैं डिमांड जोन 1 लिख रहा हूं मैं। यहां से आपको क्या करना है, एक टेक्स्ट मिलेगा, ये लेकर इसके अंदर आपको लिख देना है इस टाइप से DZ1, मतलब हो गया डिमांड जोन 1। ये हमारा पहला जोन हो गया डिमांड जोन 1, तो हमने यहाँ पर डिमांड जोन 1 लिख दिया। अब एक डिमांड जोन बनने के बाद हमको दूसरा डिमांड जोन फाइंड आउट करना है। सेम प्रोसेस है पूरा का पूरा, यही प्रोसेस अप्लाई करना है। बस याद रखना है कि जोन फ्रेश हो बिल्कुल। अब देखो, अगर यहाँ पर इन केस प्राइस आ जाती है कल को, यहाँ पर मान के चलो प्राइस अभी यहाँ खड़ा है, अगर लौट कर कल एल्कम में इस एरिया पर प्राइस आ जाती है तो ये एरिया टेस्टेड हो जाएगा। अभी के लिए ये फ्रेश जोन था बिल्कुल, यहाँ पर कभी प्राइस आई नहीं है। प्राइस हमेशा जब आएगी तो आगे की तरफ से ड्राइव होती है प्राइस, ऐसा नहीं है कि पीछे की तरफ। जो पीछा गया वो बीता हुआ कल है, आगे जो है वो आने वाला कल है, तो यहाँ पर कभी प्राइस आई नहीं है। अब सेकंड हम डिमांड जोन को मार्क करते हैं। सेकंड डिमांड जोन को हमको मार्क करने के लिए सेम फॉर्मूले का अप्लाई करना है। जो हमने यहाँ पर पूरा का पूरा सिस्टम देखा है सेम, की मार्क का हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क की हुई हमने हॉरिजॉन्टल लाइन। अब नीचे देखना है हमको, लुक डाउन, इस ये जो डिमांड जोन है इससे डाउन देखना है, इससे डाउन देखना है और लेफ्ट में देखना है। लेफ्ट में हम देख रहे हैं यहाँ पे नीचे, नीचे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद भी एक रूट कैंडल तो यहाँ पर हमको दिख रही है, एक और रूट कैंडल हमको दिख रही है, और फिर एक कैंडल हमको दिख रही है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। यहाँ पर आप देख रहे हो ना, इस एरिया पर कोई भी एक गुड बाइंग नहीं है। यहाँ पर तो गुड बाइंग थी, या फिर वेरी स्ट्रांग हो या फिर स्ट्रांग हो, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो ना कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, कि कुछ अच्छी बाइंग ही नहीं है। कि एक कैंडल बनी, फिर ऊपर उड़ गई कैंडल, फिर एक और बनी, उसके बाद बैक टू बैक कैंडल बनी है। तो कहीं ना कहीं इसको एक बार आपके लिए छोड़ देना है। धीरे धीरे करके जब आप प्रो हो जाओगे तब ऐसी चीजें भी आपको मार्क करनी है, लेकिन अभी के लिए इसको छोड़ देना है। अगर इसको भी हम मार्क करना चाहे तो इसको मार्क कैसे करें वो जान लेते हैं। मान के चलिए एक हमारी ये कैंडल बनी है, रेड कैंडल बोल सकते हैं इसको, डिप बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर देखो कि 50% से ज्यादा बॉडी है कंप्लीटली कैंडल के अंदर, तो कंप्लीटली हम इसको बोलेंगे डिप कैंडल। डिप कैंडल के बाद एक रूट कैंडल बनी, रूट कैंडल के बाद अनदर रूट कैंडल बनी, क्योंकि इसके अंदर भी 50% से कम इसकी बॉडी है, और उसके बाद एक जाकर कैंडल बनी है, और फिर उसके बाद बैक टू बैक बाइंग इसके अंदर रही है। लेकिन एक अगर यहाँ पर एक बड़ी सी कैंडल बन जाती ना, तो कहीं ना कहीं इसको कंसीडर हम कर लेते हैं। लेकिन फिर भी अगर इसको डिमांड जोन को एज ए मार्क करें तो कैसे करें उसको हम जान लेते हैं। डिमांड जोन को मार्क करने के लिए सबसे पहले हमको फॉर्मूले के अंदर चाहिए H1। H1 लाइन हमको कहाँ रखनी है, हाईएस्ट बॉडी ऑफ ऑल रूट कैंडल। अब इसके अंदर आप देख सकते हो 2 रूट कैंडल है, एक हमारी ये फर्स्ट है, एक सेकंड है। अब मुझे आप ये बता दो कि
ऊपर वाली रूट कैंडल के ऊपर की बॉडी के ऊपर मैं यहाँ पर H1 लाइन रखूं या नीचे वाली बॉडी के ऊपर यहाँ पर मैं H1 लाइन रखूं? चैट ओपन कर रहा हूं, जल्दी से बताओ। ऊपर वाली रूट कैंडल पे मैं H1 लाइन मार्क करूं या नीचे वाली कैंडल पे H1 लाइन मार्क करूं? बिल्कुल ठीक है सबका, बस अमित को छोड़कर। बिल्कुल ठीक है। अभी देखिए मैंने क्या किया है, H1 लाइन इस रूट कैंडल की बॉडी के ऊपर रखा, क्योंकि फॉर्मूले के अनुसार यहीं पे H1 लाइन आएगी, ये वाली हाईएस्ट बॉडी सारी रूट कैंडल की सबसे ऊपर वाली रूट कैंडल के ऊपर जो बॉडी है उसके ऊपर आएगी। और नीचे फॉर्मूला है हमारा H2 लाइन का, लोवेस्ट विक ऑफ ऑल रूट कैंडल। दोनों जो रूट कैंडल है उसकी लोवेस्ट विक कौन सी है? ये है बिल्कुल, ये वाली, ये देखो ये नीचे। तो इस टाइप से H2 यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद हम इसको बोल सकते हैं डिमांड जोन 2। तो हमने क्या किया, इसको कॉपी करके यहाँ पे कर देते हैं इसका डिमांड जोन DZ2, और इसको इस डिमांड जोन के अंदर हम कंप्लीटली रख देते हैं। पहला डिमांड जोन ये हो गया हमारा, सेकंड डिमांड जोन हमारा ये हो गया। अब देखो और डिमांड जोन जब हमको फाइंड आउट करने हैं तो वो इससे नीचे फाइंड आउट करने हैं। डिमांड जोन सेकंड तो हो चुका, उसके नीचे फाइंड आउट करने हैं, मतलब इस एरिया पर। अगर इस एरिया पर आपको 3 कंपोनेंट मिलते हैं तो ही मार्क करने हैं, अगर नहीं मिलते तो उसको छोड़ देने हैं। अभी हम और उसकी बात करते हैं, चार्ट के ऊपर चलते हैं, क्योंकि मल्टीपल एग्जाम्पल मिलेंगे तो क्लियर होगी पिक्चर आपको। ओके, बंधन बैंक अगेन पूरा का पूरा प्रोसेस देखते हैं। मार्क हॉरिजॉन्टल लाइन एट CMP, डिमांड जोन की मार्किंग हो रही है यहाँ पर। सबसे पहले हम करंट मार्केट प्राइस पर एक लाइन को रखते हैं इस टाइप से, इस टाइप से। इसको हम ब्लू कलर दे देते हैं ताकि कंफ्यूजन पैदा ना हो। हमको पता लगे कि करंट मार्केट प्राइस से नीचे देखना है हमको। करंट मार्केट प्राइस से ऊपर देखोगे तो वो सप्लाई जोन के केस हो जाएंगे सारे। करंट मार्केट प्राइस से ऊपर आपको सप्लाई जोन देखने को मिलेंगे, करंट मार्केट प्राइस से नीचे आपको डिमांड जोन सारे देखने को मिलेंगे। तो डिमांड जोन के अंदर हमको सिंपली है मार्क हॉरिजॉन्टल लाइन एट करंट मार्केट प्राइस हो चुकी है। सेकंड स्टेप, लुक लेफ्ट एंड डाउन फॉर अ डिमांड जोन विद गुड स्ट्रॉन्ग एंड वेरी स्ट्रॉन्ग बाइंग। तो सबसे पहले लुक लेफ्ट देखते हैं और डाउन देखते हैं। लुक लेफ्ट, यहां से लेफ्ट देखना है और डाउन देखना है। अब डाउन देखते क्लियर मेरे को एक पिक्चर यहां पर मिल रही है जिसके अंदर एक डिप कैंडल है, फिर एक रूट कैंडल है, फिर एक बड़ी सारी कैंडल है। ठीक है, तो कंप्लीट हो चुका है। यहां पर हम इसको किस टाइप से मार्क करेंगे, इसका फॉर्मूला और यहां पर मैं डाल देता हूं। इसका फॉर्मूला और यहां पर कर देते हैं पेस्ट। ये इसका फॉर्मूला आप देख सकते हो। हमने एक डिमांड जोन को फाइंड आउट कर लिया है। हम सबसे पहले इस करंट मार्केट प्राइस से डाउन आए हैं और लुक लेफ्ट, डाउन एंड लेफ्ट। लेफ्ट हम देख रहे हैं तो हमको एक डिमांड जोन दिख रहा है जो बिल्कुल अच्छा डिमांड जोन है कि ये कैंडल का बनना यहाँ पर, रेड कैंडल का, जिसको डिप आना, प्राइस का डाउन आना, आने के बाद एक रूट कैंडल का बनना और एक फिर एकदम से रैली कैंडल का बनना। तो हमारा ये पैटर्न कौन सा हो गया, DRR, डिप आना फिर रूट बनना अगेन रैली आना। तो कंप्लीटली मार्किंग कैसे करनी है, H1 लाइन रखनी है हाईएस्ट बॉडी ऑफ ऑल रूट कैंडल। इसके अंदर ऑल तो रूट कैंडल नहीं है, एक ही रूट कैंडल है, तो सिंपली है इसके ऊपर रखनी है कंप्लीटली, इसकी बॉडी के ऊपर इस टाइप से। इसको हम कर देते हैं एक बार ब्लैक कलर। अब सेकंड है H2 लाइन का, लोवेस्ट विक ऑफ ऑल रूट कैंडल। लोवेस्ट विक इस रूट कैंडल की सबसे नीचे की जो विक है, ये वो विक है, इसके ऊपर हम दूसरी लाइन को रख देते हैं जिसको हम H2 लाइन बोलते हैं। ये H1 लाइन होती है ऊपर वाली, ये नीचे वाली H2 लाइन होती है। और इसको हम अपना नेम दे देते हैं यहाँ पर DZ1, डिमांड जोन का पहला डिमांड जोन हमारा ये है, इसको DZ1 दे दिया। अब जब DZ1 हमारा कंप्लीट हो जाता है तो DZ2 देखने के लिए हमको और नीचे जाना है और लेफ्ट देखना है। अभी आप देख रहे हो यहाँ पर तो हमको कुछ दिख नहीं रहा। अगर देखो ये रेड कैंडल का बनना, फिर एक रूट का बनना और फिर इसका कैंडल का बनना, तो कहीं ना कहीं ये तो ओवरलैप हो जाएगी। देखो ओवरलैप हो गया ना। हमको जो ये H1 है H2 है इससे नीचे देखनी है, इसके अंदर ओवरलैप नहीं होना चाहिए कहीं भी, इससे नीचे जाना है। इससे नीचे जा रही है तो हमको यहाँ पर तो कुछ देखने को मिल नहीं रहा, ये भी ओवरलैप ही हो रहा है सब कुछ इसके अंदर ही। हम और नीचे देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं जाकर हमको यहाँ पर कुछ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है एक जोन। ठीक है, आप देखो ये जो कैंडल होती है ना, ग्रीन कैंडल, आपको बड़ी बड़ी कैंडल दिख रही है, इन कैंडल से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। हमेशा जो डिमांड जोन जो बना रहे हैं ना हम, H1 और H2 लाइन, वो दूसरे H1 और H2 लाइन से कभी भी ओवरलैप नहीं होनी चाहिए, इसको याद रखना। अगर मान के चलो यहाँ पर इस डिमांड को मैं मार्क करता कि प्राइस का डाउन आना, फिर एक रूट का बनना, फिर ऊपर जाना, तो यहाँ पर अगर मार्किंग करता H1 यहाँ पर H2, तो ओवरलैप ही हो जाती दोनों ही। तो जोन हमेशा ऐसे देखने हैं जो ओवरलैप ना हो। अभी यहाँ पर देखो ये एक जोन है, प्राइस का डाउन आना, प्राइस का अगेन डाउन आना, डाउन आने के बाद एक रूट कैंडल का बनना, देन एक और रूट कैंडल का बनना, उसके बाद प्राइस का अप जाना। जो प्राइस अप जा रही है ना उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये रूट कैंडल ओवरलैप नहीं होनी चाहिए आपस में। ये रूट कैंडल की जो लाइंस है ये दूसरे किसी भी डिमांड जोन से मिलनी नहीं चाहिए। अब यहां पर मैंने क्या किया,
एक H1 लाइन यहाँ पर रखी फॉर्मूले के अनुसार, हाईएस्ट बॉडी ऑफ ऑल रूट कैंडल, एक लाइन इस रूट कैंडल के ऊपर रखी बॉडी के ऊपर, और नीचे वाली रूट कैंडल के एकदम विक के ऊपर रख दी। तो ये हमारा हो गया DZ2, डिमांड जोन 2। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ DZ2, ठीक है। अगर ये H1 लाइन ये H2 लाइन डिमांड जोन के 1 के अंदर ओवरलैप हो जाती ना, दोनों एक दूसरे से मिलती, तो ये डिमांड जोन मार्क करा हुआ सही नहीं था। तो कहीं ना कहीं ये डिमांड जोन बिल्कुल भी मार्क करा हुआ ठीक नहीं है, ये मतलब गलत है। कहीं ना कहीं उसकी रिएक्शन से बना है, वो टेस्टेड है। जैसे हमने फ्रेशनेस देखा था ना कि फ्रेश नहीं है वो, तो इस टाइप से आपको हमेशा फ्रेश डिमांड जोन मार्क करने हैं। ये फ्रेश है, यहाँ पर कभी प्राइस आई नहीं है। अगर इन फ्यूचर प्राइस यहाँ पर लौट कर आ जाएगी ना इस डिमांड जोन के अंदर, तो हम कह सकते हैं कि यह फ्रेश नहीं रहा, ठीक है। और इन फ्यूचर के अंदर जब सेकंड डिमांड जोन के अंदर लौट कर भी प्राइस आ जाएगी, तो हम कहेंगे ये फ्रेश नहीं रहा। इस टाइप से आपको मार्किंग करनी है। और कहीं ना कहीं मैं आपको बताता हूँ कि ये जो अभी के लिए डिमांड जोन 2 हमने मार्क किया है, वो भी इतना खास है नहीं। कहीं ना कहीं वो भी रिएक्शन ही है, आप देख सकते हो प्राइस वहां पर आ चुकी है। तो आपको हमेशा फ्रेश डिमांड जोन को मार्क करना है, बिल्कुल फ्रेश। जहां पर आपको समझ नहीं आ रहा, आप परीक्षित सर से पूछ सकते हो, ठीक है। इसको मैं एक बार के लिए डिलीट करता हूँ। अभी के लिए जो हमारा बिल्कुल फ्रेश डिमांड जोन था, हमको D1 मिला है। ये D2 हम जो देख रहे हैं, ये भी इतना फ्रेश नहीं है। कहीं ना कहीं इसकी रिएक्शन ये है कि प्राइस यहाँ पर आने के बाद चल चुका है। हमको बिल्कुल फ्रेश देखनी है, जो हमको एक यहाँ पर देखने को अच्छा खासा मिल रहा है, जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा बड़ी कैंडल बनी है, बहुत ही ज्यादा क्या हम बोल सकते हैं उसको, हम बोल सकते हैं सुपर से भी ऊपर मूव, सुपर से भी ऊपर है वो तो बिल्कुल। जैसे हमने वेरी स्ट्रॉन्ग देखा था ना, तो ये सुपर बोल सकते हैं हम इसको। देखो जितनी बड़ी कैंडल है ना, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी परिभाषा वहां पर डेवलप कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये समझाने का एक मात्र सहारा है कि जितनी बड़ी कैंडल बनती है। अब आप ये देखो कि यहां से सेलिंग प्रेशर का आना, डिप आने के बाद पूरा का पूरा रिवर्स कर देना, और इतना ज्यादा रिवर्स कर दिया ना कि प्राइस को पूरा का पूरा ब्रीच ही कर दिया। सारी की सारी कैंडल्स को ब्रीच करके इतनी बड़ी कैंडल बन गई, बहुत ही ज्यादा बड़ा मोमेंटम था। अगर इस मोमेंटम को देखें ना, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने 20-20% का मोमेंटम है, बहुत ज्यादा बड़ा मोमेंटम है। अब इस सिचुएशन में आप देखोगे ना कि आपको कोई रूट कैंडल देखने को मिलेगी नहीं। आप देखो यहाँ पर ये कैंडल है, ये भी रूट कैंडल नहीं है, क्योंकि 50% से ज्यादा बॉडी है। ये भी रूट कैंडल नहीं है, ये भी रूट कैंडल नहीं है। तो इस जोन को आपको मार्क नहीं करना है, अभी के लिए नहीं करना है। इन फ्यूचर धीरे धीरे एडवांस चले जाओगे तो आपको ये कंसेप्ट भी समझ आ जाएंगे। अभी के लिए आपको ऐसे जोन्स मार्क करने हैं जो बिल्कुल फ्रेश हो, जिसमें 3 कंपोनेंट हो, और जो ओवरलैप ना करे। जैसे ये भी देखोगे ये फ्रेश नहीं था, या ये मैंने थोड़ा गलती से मार्क कर दिया, लेकिन ये भी फ्रेश नहीं है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं प्राइस यहाँ पर आके इसकी रिएक्शन दे चुकी है, ठीक है। इससे नीचे आओगे, अगर इसके अंदर अगर होता ना तीनों चीज, क्योंकि ये देखो बिल्कुल भी टेस्ट नहीं है। अगर यहाँ पर मैं लाइन रख रहा हूँ ना, इस टाइप से मान के चलो मैंने उसको मार्क किया। अब यहाँ पर देखो कभी प्राइस लौट कर आई नहीं, ये भी यहाँ तक नहीं आई, ये भी यहाँ तक नहीं आई, ये भी यहाँ तक नहीं आई। इन फ्यूचर में जब प्राइस यहाँ पर टच कर जाएगा ना, तो हम कह सकते हैं ये टेस्टेड हो चुका है, ये अब फ्रेश नहीं रहा। तो ये वाला फ्रेश है देखो अभी के लिए, क्योंकि प्राइस यहाँ पर आई नहीं है कभी। अगर ये देखोगे तो ये फ्रेश नहीं है, प्राइस यहाँ पर आ चुकी है ऑलरेडी। ये भी फ्रेश है, लेकिन इसको मार्क नहीं करना है। 3 कंपोनेंट आपको देखने हैं, इसके अंदर कोई रूट कैंडल नहीं है, तो अभी के लिए छोड़ देना है। वैसे ही 1-2 स्टॉक और देख लेते हैं डिमांड जोन के, क्योंकि डिमांड जोन काफी इंपॉर्टेंट है। सप्लाई जोन्स तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा स्विंग में, लेकिन मार्क तो वो भी करना ही है। हाँ जी, बर्जर पेंट की बात करते हैं। पहले फॉर्मूले को एज इट इज कॉपी कर लेते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो पाओ। यहाँ रख देते हैं, ये फॉर्मूला है मार्किंग का। ये डिमांड जोन मार्किंग के लिए सबसे पहले मार्क का हॉरिजॉन्टल लाइन एट CMP, करंट मार्केट प्राइस ये है 615.95। इसके आसपास हमने लाइन रख दी है और उसको कर दिया कलर ब्लू। कलर ब्लू करने के बाद हमारा सेकंड स्टेप है लुक लेफ्ट एंड डाउन फॉर अ डिमांड जोन विद गुड स्ट्रॉन्ग एंड वेरी स्ट्रॉन्ग बाइंग। मतलब डिमांड जोन तो ढूंढना ही ढूंढना है, लेकिन साथ में गुड स्ट्रॉन्ग एंड वेरी स्ट्रॉन्ग बाइंग हो। ऐसा ना हो कि छोटी छोटी कैंडल बने वीक बाइंग हो, ऐसी नहीं ढूंढनी, वीक बाइंग मार्क नहीं करनी। अब आप देखोगे इसके नीचे आ रहे हैं हम और लेफ्ट में देख रहे हैं। लेफ्ट में हम देख रहे हैं तो हमको दिख रहा है कि एक कैंडल बनी है यहाँ बड़ी, बनने के बाद एक रूट कैंडल बनी, 2 रूट कैंडल बनी, 3 रूट कैंडल बनी, 4 बनी। उसके बाद एक मोमेंटम आया, लेकिन ये मूव आया ना, ये इतना अच्छा नहीं है, ये वीक बाइंग का सिग्नल है। अगर कोई बड़ी कैंडल बन जाती यहाँ से यहाँ तक, तब तो हम इसको कंसीडर करते थे, तो इसको मार्क करना नहीं है। उससे भी नीचे आओ, नीचे आने के बाद इस एरिया पर देखो, एक रेड कैंडल का बनना, देन रूट का बनना, देन रूट का बनना, देन रूट का बनना, देन रूट का बनना। तो कहीं ना कहीं पहला कंपोनेंट हमको मिल चुका है, दूसरा कंपोनेंट हमको रूट कैंडल भी मिल चुकी है, और तीसरा कंपोनेंट भी एक बड़ी सारी कैंडल है। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ वाली कैंडल है, कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि गुड बाइंग इसके अंदर है। तो इसको हम मार्क करेंगे इस डिमांड जोन को। ये कौन सा ये है U10 पैटर्न, जिसको हम बोलेंगे DRR। और इसका फॉर्मूला क्या है मार्किंग का डिमांड जोन का? H1 लाइन हाईएस्ट बॉडी ऑफ ऑल रूट कैंडल। तो यहाँ पर हम H1 लाइन लेते हैं सबसे पहले। जो सारी रूट कैंडल है उनको मिलाकर सबसे ऊपर वाली रूट कैंडल की जो बॉडी है उसके ऊपर आएगी H1 लाइन, जिसका मैं कलर कर दूंगा यहाँ ब्लैक। सेकंड H2 लाइन आएगी लोवेस्ट विक ऑफ ऑल रूट कैंडल, जो सबसे नीचे वाली रूट कैंडल है और उसके सबसे नीचे वाली जो विक है
उसके ऊपर आएगी। ये हमारा हो गया पूरा का पूरा एक जोन मार्किंग। इसको हम बोल देंगे D1। यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं DZ1, डिमांड जोन का पहला डिमांड जोन हमने मार्क कर लिया है। अब और डिमांड जोन मार्क करने के लिए फ्रेश जोन हमको देखने हैं। अगर इन फ्यूचर प्राइस यहाँ पर लौट कर आएगी तो ये टेस्टेड हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए फ्रेश है। फ्रेश का क्या मतलब है कि प्राइस फ्रेश जोन हम इसलिए मार्क कर रहे हैं कि हमारी एक्यूरेसी इंप्रूव है, कि अगर प्राइस लौट कर इसी डिमांड जोन में आए तो हमारी यहाँ पर एंट्री हो और प्राइस यहाँ से बाउंस बैक करे। अगर ये ऑलरेडी टेस्टेड हुआ ना कि प्राइस यहाँ पर आ चुकी है ऑलरेडी, फिर ऊपर गई प्राइस, फिर जाकर आपने यहाँ पर एंट्री बनाई, तो आपका एसएल हिट हो सकता है इस टाइप से, क्योंकि एक बार ये टेस्टेड हो चुका, इसकी रिएक्शन से प्राइस ऊपर पहले ही जा चुका, तो कहीं ना कहीं इस लेवल के पेंडिंग ऑर्डर खत्म हो चुके हैं। ठीक है, तो इस वजह से आपको हमेशा फोकस करना है फ्रेश डिमांड जोन पर। इवन इसका मैंने नोट लिखा है, यहाँ पर आप देख सकते हो स्ट्रेंथ के अंदर मैंने इवन ऑलवेज मार्क फ्रेश डिमांड एंड सप्लाई जोन सो दैट एक्यूरेसी कैन इंक्रीज। अगर आपने गलती से भी, मैंने नोट्स जहां जहां मैं नोट लिख रहा हूं ना, इस नोट का मेरा मतलब है कि ये आपके जब भी आपकी जर्नी स्टार्ट होएगी और जब भी आप चलते जा रहे स्टॉक मार्केट में, तो ये नोट्स आपके याद हो जाने चाहिए। ये नोट को हाईलाइट करने के लिए मैं लिख रहा हूँ कि आपके माइंड में ये रहे, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस से जो मैं नोट लिख रहा हूँ ना, वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट पार्ट है सबसे ज्यादा मार्केट के। ठीक है, अब देखिए हमने इसको समझ लिया। अब डिमांड जोन का, अब सेकंड डिमांड जोन हम ढूंढते हैं। नीचे आएंगे, लेफ्ट में देखेंगे, लेफ्ट 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 लेफ्ट। यहाँ पर तो कुछ नजर नहीं आ रहा है, यहाँ पर तो सब कुछ ही खराब सा है, बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पर अगर देखें तो छोटी छोटी कैंडल ही बनी है, कोई अच्छी कैंडल हमको दिख नहीं रही तो मार्किंग मत करना। अगर इसके नीचे जाए तो कुछ नहीं है, सब कुछ खराब, सब कुछ A to Z। इसके नीचे जाए तो 3 कंपोनेंट नहीं है, तो इसको छोड़ देना है बस। ठीक है, इसको छोड़ देना है। अब बात करते हैं सप्लाई एरिया की। डिमांड जोन की भी एक दो स्टॉक की और मैं बात करने वाला हूं, क्योंकि डिमांड जोन समझाना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिमांड जोन सबसे ज्यादा काम में आने वाला है। और डिमांड जोन को मार्किंग करनी सीख ली ना, तो काम हो जाएगा आपका, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में तो पैसा मेन डिमांड जोन ही आपको देने वाले हैं। और डिमांड जोन जब बात करना सीख गए तो सप्लाई अपने आप हो जाएगा। और स्टॉक निकालते हैं। ये काफी बोस्ट लिमिटेड देखते हैं हम। सबसे पहले अपना एज इट इज फॉर्मूले को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, इधर रख लेते हैं इस बार इसको। अब देखते हैं डिमांड जोन मार्किंग के अंदर मार्क का हॉरिजॉन्टल एंड CMP। करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 36,961। यहाँ पर एक हमने लाइन रख दी और इसको सिंपली हमने कर दिया ब्लू। ब्लू करने के बाद अब सेकंड स्टेप है लुक लेफ्ट एंड डाउन फॉर अ डिमांड जोन विद गुड स्ट्रॉन्ग एंड वेरी स्ट्रॉन्ग बाइंग। लुक लेफ्ट मतलब लेफ्ट में देखना है और डाउन देखना है। डाउन इधर, डाउन देखा, लेफ्ट में देखा, डाउन देखा, लेफ्ट में देखा, डाउन देखा, तो यहाँ पर हमको एक अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है। इसको हम कह सकते हैं कि इसके अंदर वेरी स्ट्रॉन्ग बाइंग है, कि बैक टू बैक 2 कैंडल बनी है इस टाइप की। इस टाइप की हमारी कैंडल वहां पर नजर आ रही है, वेरी स्ट्रॉन्ग बाइंग। एक कैंडल का बनना, देन 2 कैंडल का बनना कंप्लीटली। एक कैंडल बनी, 2 कैंडल बनी, फिर बैक टू बैक मतलब प्राइस ऊपर जा रहा है, तो इसको हम कंसीडर करेंगे। देखो ये कौन सा पैटर्न है, एक पहले ग्रीन कैंडल का बनना, फिर एक रूट कैंडल का बनना, फिर एक रूट कैंडल का बनना, देन प्राइस का ऊपर जाना, देन प्राइस का ऊपर जाना। तो 3 कंपोनेंट हमारे पूरे हो चुके हैं। इसको पैटर्न को हम क्या बोलेंगे, नॉन स्टॉप ये पैटर्न है, कि प्राइस जो ऊपर जा रही थी उसके बाद सेलर ने यहाँ पर रोकने की कोशिश करी गई, जिस वजह से बायर सेलर की फाइट हुई, लेकिन अगेन बायर ने पूरा का पूरा गेम अपने फेवर में करके सेलर को खदेड़ दिया कंप्लीट। तो यहाँ पर बायर विन विन सिचुएशन में रहे और डिमांड यहाँ पर बढ़ गई। तो सिंपली मार्किंग कैसे करनी है, फॉर्मूला कहाँ गया हमारा, फॉर्मूला हमारा ये रहा। तो फॉर्मूले के अंदर आपको क्लियर नजर आ रहा है, दिखते हो यहाँ पर H1 लाइन हाईएस्ट बॉडी ऑफ ऑल रूट कैंडल। सबसे जो ऊपर वाली रूट कैंडल है ये वाली है, इसकी बॉडी सबसे ऊपर है दोनों में से, तो इसके ऊपर आपको रखनी है। थोड़ा जूम करता हूँ, इसके ऊपर वाली पे यहाँ पर आएगी H1 इस टाइप से, और H2 आएगी सारी रूट कैंडल की सबसे नीचे जो विक है इधर है इस टाइप से यहाँ पर H2, और इनको हम दोनों कर देते हैं ब्लैक। ब्लैक इससे कर रहे हैं थोड़ी डिफरेंस रहे ना करंट मार्केट प्राइस की जो मार्किंग की है। ये हमारा बन गया डिमांड जोन, ये हमारा कंप्लीट हो गया एक डिमांड जोन। अब इसको नाम दे देते हैं हम DZ1। अब दूसरा डिमांड जोन ढूंढने के लिए हम इससे नीचे जाएंगे। नीचे जाने के बाद एक फ्रेश डिमांड जोन को देखेंगे। अगर यहाँ देख रहे हो एक डिमांड जोन नजर तो आ रहा है, लेकिन कुछ खास नहीं है, कोई मोमेंटम नहीं है अच्छा। अगर और नीचे आओगे यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 3 कंपोनेंट नहीं है। अगर यहाँ होगे इसको मार्क करोगे तो कहीं ना कहीं इसकी रिएक्शन होगी, प्राइस यहाँ से ऊपर जा चुका है, इसको भी मार्क नहीं करना है। कोई फ्रेश हो, जैसे ये फ्रेश है ना कि प्राइस कभी आई नहीं है लौट कर यहाँ, इस टाइप का, इसको भी नहीं करना है। ये भी कोई एरिया हमको दिख नहीं रहा है। उसके बाद इससे भी नीचे आते हैं थोड़ा सा और यहाँ पर लेफ्ट में देखते हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मेरे को थोड़ा नजर आ रहा है, लेकिन इसके अंदर भी कोई एक अच्छा मोमेंटम नहीं है। आप देखोगे ना, एक ये कैंडल ग्रीन बनी, फिर एक रूट कैंडल, 2 रूट कैंडल, 3 रूट कैंडल, फिर देन इसको भी रूट में ही हम कंसीडर करेंगे, क्योंकि इसकी भी विक ज्यादा है। एज ए रूट में भी इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। देन फिर एक और रूट कैंडल यहाँ पर बनी, तो कहीं ना कहीं 3-4 रूट कैंडल बनने के बाद एक मोमेंटम आया,
और आप देख सकते हो अगर इसको हम मार्किंग करेंगे ना तो ये टेस्टेड हो चुका ऑलरेडी। मान के चलो मैंने क्या करा, H1 लाइन रखी सबसे ऊपर वाली रूट कैंडल के, और H2 लाइन रखी मैंने सबसे नीचे जो रूट कैंडल की विक है उसके ऊपर। अब देखो प्राइस यहाँ पर आ चुका है ऑलरेडी, और आने के बाद प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जा चुका है कंप्लीट, तो ये टेस्टेड हो चुका है ऑलरेडी। हम कह सकते हैं ये जो जोन है ये फ्रेश नहीं रहा, ये पहले फ्रेश था। अगर प्राइस इस टाइप से आपको दिखती ना, इस टाइप से अगर यहाँ तक कि आपको सिर्फ प्राइस दिखती, और इन फ्यूचर इसके अंदर जब प्राइस आई है आते साथ ही यहाँ से देखो, अगर यहाँ पर आपकी एंट्री होती नीचे एसएल होता तो यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम आपको मिलता, और कहीं ना कहीं अब ये टेस्टेड हो चुका है। तो ऐसे टेस्टेड जोन्स को मार्क नहीं करना है। इन फ्यूचर अगर प्राइस आती है ना, मान के चलो इन फ्यूचर प्राइस इसी एरिया के अंदर लौट कर आएगी और यहाँ पर आपने एंट्री ली, तो कहीं ना कहीं ये एरिया टूटने के चांसेस रह जाएंगे, क्योंकि पहले जो एरिया था ये फ्रेश था, लेकिन उसके बाद ये यहाँ से चल चुका है कंप्लीट, उसके बाद प्राइस अगेन आएगी तो ये टूट जाएगा। तो इसलिए फोकस ओनली फ्रेश, ठीक है, हमेशा फ्रेश डिमांड जोन पे आपको फोकस रखना है, तो इसको हम मार्क नहीं करेंगे। आपको देख लेना जब भी आप मार्क कर रहे हो ना किसी जोन को, उस जोन के आगे जाओ, आगे जाने के बाद आप देखो उस लाइन के ऊपर कभी प्राइस आया है नहीं आया। अगर उस लाइन के ऊपर प्राइस आया है तो मतलब वो फ्रेश नहीं है। अगर और नीचे जा रहे हैं हम तो आप देखोगे और नीचे कुछ भी हमको दिख नहीं रहा है, उसके नीचे भी नहीं दिख रहा है, कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है, तो इसको छोड़ दो, ठीक है। तो इस टाइप से आपको मार्किंग करनी है। अब इसका ही एग्जाम्पल ले लो, करंट मार्केट प्राइस हम एक बार लाइन रख देते हैं। अभी तक तो फॉर्मूला सबको याद ही हो गया होगा, 3-4 बार समझा दिया एक ही, बाकी रिपीट पे वीडियो देखोगे तो समझ आ ही जाएगा। करंट मार्केट प्राइस से हम नीचे देखेंगे और लेफ्ट में देखेंगे डिमांड जोन को फाइंड आउट करने के लिए हमने एक लाइन मार्क करी। नीचे देख रहे हैं यहाँ 3 कंपोनेंट हमको नहीं मिले हैं। अगर हम लेफ्ट में देख रहे हैं ना तो आप ये देखो कि ये 3 कंपोनेंट हमको एक बार के लिए मिल चुके हैं। मान के चलो ये रूट कैंडल है, ऑलमोस्ट रूट कैंडल जितनी ही है ये, बस थोड़ी सी बॉडी अगर इसकी इतनी छोटी हो जाती तो इसको रूट कैंडल ही हम बोलते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल बनी है, तो बायर सेलर की कहीं ना कहीं फाइट तो हुई है, तभी प्राइस यहाँ से ऊपर गई है। तो इसको इस टाइप से हम कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन आप ये चीज देखना, इसको हमने यहाँ से लेके यहाँ तक मार्क किया कि बॉडी के ऊपर तो रखा विक के, और जो हमारी रूट कैंडल है उसकी सबसे ऊपर वाली बॉडी पर, और रूट कैंडल की सबसे नीचे वाली विक पर हमने रखकर एक जोन तो बना लिया। अब आप इस जोन की पावर देखना, जैसे ही प्राइस इसके अंदर आई है ना, आते साथ ही यहाँ से बाउंस बैक, मतलब रूट कैंडल भी नहीं बनी कि प्राइस उड़ने स्टार्ट होगी यहाँ से। अब देखो, अब ये जोन अगर हमने पहले मार्क किया होता ना तो इसके अंदर प्राइस आते यहाँ पर हम एंट्री करते, लेकिन ये पहले हमने मार्क नहीं किया होता। अभी इसको मार्क हमको करना नहीं है, ये सिर्फ इसलिए मार्क मैंने किया है ताकि मैं दिखा सकूं कि प्राइस आने के बाद यहाँ से बाउंस बैक करती है। तो आपको इसको रहने देना, मार्क नहीं करना। आपको इस एरिया से नीचे आना है कि यहाँ पर तो नीचे देखो कोई डिमांड नहीं है, फिर और नीचे आओ यहाँ से, क्योंकि ये डिमांड जोन और ये डिमांड जोन तो टेस्टेड है। फिर और नीचे आओगे, लेफ्ट में देखोगे, लुक लेफ्ट एंड डाउन, और नीचे देख रहे हो, तो यहाँ पर आपको एक डिमांड जोन देखने को मिल रहा है, फ्रेश है बिल्कुल। एक रेड कैंडल का बनना, फिर एक रूट कैंडल का बनना, देन अगेन रूट कैंडल का बनना। ये रूट कैंडल है, आप देखो बॉडी छोटी सी है, विक कितना ज्यादा पार्ट है। देन एक और रूट कैंडल है, बॉडी कम है, इसका विक बड़ा है। देन फिर एक कैंडल बनना, एक और बड़ी कैंडल बनना, फिर एक और, मतलब बैक टू बैक बहुत ऊपर तक का मोमेंटम आना। हम कह सकते हैं वेरी स्ट्रॉन्ग से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, सुपर से भी ऊपर मोमेंटम इसके अंदर आया है। तो कहीं ना कहीं मार्किंग कैसे करनी है, 3 कंपोनेंट है, एक डिप मिल चुका है, 2 रूट मिल चुकी है, देन फिर रैली आई है कंप्लीट प्राइस में। तो फॉर्मूले के अनुसार, फॉर्मूला एक बार अगेन कॉपी करता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। ये हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूले को यहाँ पर कॉपी किया है इस एरिया पर। H1 लाइन है, हाईएस्ट बॉडी ऑफ ऑल रूट कैंडल, तो H1 यहाँ से हमने उठाई है। दोनों रूट कैंडल हमको मिली है, सबसे ऊपर वाली रूट कैंडल की बॉडी यहाँ पर है, इसके ऊपर रख दी। H2 लोवेस्ट विक ऑफ ऑल रूट कैंडल, सारी रूट कैंडल में से जो सबसे नीचे जिसकी विक है, इसकी विक सबसे नीचे, तो यहाँ पर रख दी, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ पर कभी प्राइस लौट कर आई नहीं है। इन फ्यूचर जब यहाँ पर लौट कर प्राइस आएगी, इस कैंडल पे, इस H1 लाइन पे टच करते ही यहाँ से बाउंस बैक होगा प्राइस के अंदर, ठीक है जी, कंप्लीट। तो इस टाइप से आपको आज मार्किंग करनी है। कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और कहीं ना कहीं आपको थोड़ा माइंडसेट समझ नहीं आएगा क्या मार्किंग करें, क्या ये सही है। तो रक्षित सर आपको बताएगी कंप्लीटली कि क्या गलत है क्या सही है। उनके पास आप नोट शेयर करोगे तो आपको कंप्लीट बता देंगे। जैसे कई स्टूडेंट कह रहे थे सर आपने यूट्यूब पे भी सिखा दिया, तो देखो मेरा तो काम सिखाना है ही, मैं तो दिल से सिखाता हूँ कहीं से भी, लेकिन जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो सपोर्ट इंपॉर्टेंट है। आप जो हमारे पास भेजोगे, हम यही चाहते हैं कि आप हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स भेजो और हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसमें क्लियरिटी दे पाएँ, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है सपोर्ट, सबसे इंपॉर्टेंट होता है गुरु का मिलन, क्योंकि गुरु से जब मिल जाते हो असली में तब एक जाकर पावर वहाँ पर जनरेट होती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम ये चाहते हैं कि आप अपना होमवर्क करके अच्छे से भेजिए, क्योंकि आपने जो पे किया वो सिर्फ इस चीज़ का पे नहीं किया कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इस चीज़ का भी पे किया कि हम आपको कितना सपोर्ट प्रोवाइड करने वाले हैं,
ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैं आपसे एक्सपेक्ट करके चलूंगा कि आप नोट्स बनाइए अच्छे से कंप्लीटली। अभी हम सप्लाई जोन की ओर बात कर लेते हैं, देन फिर आपको मैं होमवर्क आज का बता दूंगा कंप्लीट। अब बात करते हैं सप्लाई जोन की। सप्लाई जोन पे यहाँ पर सब कुछ हम लिख लेते हैं, सप्लाई जोन्स का भी कंप्लीटली। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सप्लाई जोन के लिए फर्स्ट स्टेप बनाते हैं। फर्स्ट स्टेप के अंदर सेम है हमारा फर्स्ट स्टेप, मार्क हॉरिजॉन्टल लाइन एट CMP। देन हमारा सेकंड स्टेप है लुक लेफ्ट एंड अप। उसके अंदर हमने डाउन देखा था, इसके अंदर सिर्फ अप हो जाएगा क्योंकि ऊपर साइड ही आपको सप्लाई जोन देखने को मिलेगा फॉर अ सप्लाई जोन। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेम विद गुड स्ट्रॉन्ग एंड वेरी स्ट्रॉन्ग सेलिंग। इसके अंदर बाइंग थी तो इसके अंदर सेलिंग है, सेलिंग। स्टेप थर्ड हमारा लिख देते हैं हम मार्क सप्लाई जोन विद 3 कंपोनेंट्स। 3 कंपोनेंट्स हमारे कौन कौन से हैं? एक है हमारा RRD और दूसरा है हमारा DRD, रैली रूट और ड्रॉप। ड्रॉप, ये रैली रूट और डिप, इसको एज हम ड्रॉप भी बोलते हैं, डिप भी बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन एज ए ड्रॉप डिप हम इसलिए बोलेंगे क्योंकि इजी टू अंडरस्टैंड है। क्योंकि एज ए जब मैंने स्टडी की थी ना फोरेक्स की, स्टार्टिंग में फोरेक्स में ही आया था, तो कहीं ना कहीं जो डिमांड सप्लाई का पूरा फोरेक्स का कंसेप्ट है वो बेस पे आधारित है या फिर ड्रॉप पे आधारित है। लेकिन मैंने थोड़ा सा ईजी किया आपको समझाने के लिए कि कंफ्यूज ना हो जाओ। प्राइस में एक डिप आती है कि प्राइस नीचे आ गया, डिप आ गया, हम बोलते हैं ना बाय इट इन ऑल डिप्स। तो इस वजह से ये ईजी रहता है डिप्स को समझना। ठीक है, तो रैली आना सबसे पहले, देन रूट बनना, उसके बाद डिप आना, डिप आना फिर रूट बनना, फिर अगेन यहाँ पर DRD, डिप आना। थर्ड स्टेप के बाद हमारे यहाँ पर हम फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला इसका थोड़ा डिफरेंट फॉर्मूला होने वाला है। फॉर्मूला हॉरिजॉन्टल लाइन, H1 का फॉर्मूला हमारा होगा लोवेस्ट बॉडी ऑफ ऑल रूट कैंडल्स। सिमिलरली H2 का हमारा फॉर्मूला होगा यहाँ पे हाईएस्ट विक ऑफ ऑल रूट कैंडल्स एंड LES कैंडल्स। ये हमारा फॉर्मूला है। इसको थोड़ा सा निखार देते हैं हम। दूध सी सफ़ेदी निरमा में आए, तो ये निखर चुका है कंप्लीटली। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको इस टाइप से। ठीक है जी, तो अब चलते हैं हम इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सप्लाई जोन की मार्किंग हम करते हैं। सप्लाई जोन की मार्किंग के लिए सबसे पहले हम इसके फॉर्मूले को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और स्टेप बाय स्टेप इसको फॉर्मूले को हम समझेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसी स्टॉक को हम पकड़ लेते हैं जिसके अंदर हमने डिमांड जोन का ये फॉर्मूला यहाँ रख देते हैं हम, और सप्लाई जोन का फॉर्मूला हम ऊपर रख देते हैं। ये सप्लाई जोन का फॉर्मूला है यहाँ पर, ये डिमांड जोन का फॉर्मूला है। डिमांड जोन तो हम ऑलरेडी मार्क कर चुके हैं, तो इसका हम नेम भी देते हैं DZ1, DZ1 की डिमांड जोन 1। अब सिमिलरली आपको ये देखो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप क्या है, मार्क हॉरिजॉन्टल लाइन एट CMP। करंट मार्केट प्राइस पर सबसे पहले एक लाइन हमको बनानी, हमने ऑलरेडी बना दी, पहले की बनी हुई हमारी। लुक लेफ्ट एंड अप, उसमें क्या देखा था, लुक लेफ्ट एंड डाउन फॉर ए डिमांड जोन, लुक लेफ्ट एंड अप फॉर ए सप्लाई जोन। सप्लाई जोन के अंदर हमको क्या देखना है, ऊपर देखना है और लेफ्ट देखना है। ऊपर गए ऊपर गए ऊपर गए, यहाँ पर कुछ देख रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा, कुछ समझ नहीं आ रही पिक्चर, कोई अच्छा मोमेंटम नहीं है। यहाँ पर कुछ हमको दिख रहा है कि एक बड़ी कैंडल तो हमको देखने को मिल गई जो हम जिसका हम इंतजार कर रहे हैं, विद गुड स्ट्रॉन्ग या वेरी स्ट्रॉन्ग सेलिंग, जिसके अंदर से हमको गुड सेलिंग तो यहाँ पर दिख गई। इवन गुड सेलिंग भी नहीं है, वेरी गुड सेलिंग है। यहाँ से डाउन आना फिर एक और कैंडल बनना, तो कहीं ना कहीं डबल कैंडल बनी है, तो हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। अब इसके अंदर हमको 3 कंपोनेंट देखने हैं। 3 कंपोनेंट में क्या होना चाहिए, या तो हमारे 3 कंपोनेंट होने चाहिए जिसके अंदर RRD हो या फिर जिसके अंदर DRD हो। 3 कंपोनेंट होने चाहिए। अब इसके अंदर हमको मिल चुका है डिप, रूट, देन डिप। 2 रूट कैंडल है, एक डिप है, देन फिर अगेन हमारी डिप कैंडल है। तो इसको हम कंसीडर कैसे करेंगे, इसका फॉर्मूला है ऊपर लिखा हुआ है। H1 लाइन के लिए लोवेस्ट बॉडी ऑफ ऑल रूट कैंडल। सबसे पहले आप याद रखना कि हमको H1 लाइन को ही मार्क करना है, फिर डिमांड जोन हो, फिर हमारी सप्लाई जोन हो, H1 लाइन।
लोवेस्ट बॉडी, पहले क्या किया था, हाईएस्ट बॉडी थी, डिमांड जोन के केस में हाईएस्ट बॉडी ऑफ ऑल रूट कैंडल थी, इसके अंदर लोवेस्ट बॉडी ऑफ ऑल रूट कैंडल है, मतलब फॉर्मूला उल्टा हो गया कंप्लीटली। तो H1 लाइन को रखना है लोवेस्ट बॉडी, दोनों दोनों रूट कैंडल में से सबसे नीचे वाली बॉडी इसकी है, तो इसके ऊपर रख दी एक हमने H1 लाइन। H2 लाइन का फॉर्मूला है हाईएस्ट विक ऑफ ऑल रूट कैंडल, इसके अंदर क्या था, लोवेस्ट विक, सबसे जो नीचे वाली रूट रूट की विक थी उसको मार्क कर रहे थे। सिमिलरली ऊपर वाली के अंदर जो सबसे ऊपर वाली विक होगी उसको हमको मार्क करना है। तो H2 लाइन यहाँ पर लेकर दोनों रूट में से सबसे ऊपर वाली रूट कैंडल की, जो देखो जूम करता हूँ थोड़ा, दोनों में से इसकी ऊपर वाली विक है H2 लाइन, इस पे हमने रख दी है। बनने के बाद ये पूरा का पूरा सप्लाई जोन हमारा कंप्लीट हो गया। इसको हम यहाँ पर लिख देंगे, इसको लिख देंगे हम SZ1, वो DZ था मतलब डिमांड जोन, ये SZ हो गया, 1 हो गया, तो इसको हमने SZ1 लिख दिया। अगर इन फ्यूचर प्राइस यहां पर ऊपर जाएगी, यहां से रिएक्ट करेगी कंप्लीट इस टाइप से। अगर ये ऑलरेडी टेस्टेड होता, अगर ये प्राइस ऑलरेडी यहां पर जा चुकी होती तो ये वन टाइम टेस्टेड हो जाता, लेकिन अभी के लिए फ्रेश है कि प्राइस कभी यहां पर गई नहीं है। और प्राइस आपको हमेशा इस टाइप से देखनी है। आप क्या करो, थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, मुझे पता है, इनिशियली टाइम है, मैंने भी किया हुआ है। तो आप ना जब भी आप जोन को मार्किंग करो थोड़ा सा ऐसे प्राइस को आगे लेकर जाओ। अभी आप देखो इसके अंदर कभी प्राइस आई है, फिर ऐसे करके देखो कि नई प्राइस आगे तो कभी इसके अंदर आई नहीं है, लेकिन जब आएगी तो ये टेस्टेड हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए नहीं आई है। वैसे सिमिलर इसके अंदर कभी प्राइस नहीं आई है। अगर इसकी बात करें, इसको अगर मार्किंग इस टाइप से हम कर लेते हैं, इसको इस टाइप से, तो हमको क्लियर समझ आ रहा है इसके अंदर प्राइस ऑलरेडी आ चुकी है। तो एक बार प्राइस यहाँ से चल चुकी है तो ये बिल्कुल भी फ्रेश में काउंट नहीं होगा। हमको हमेशा फ्रेश डिमांड और फ्रेश सप्लाई जोन मार्क करनी है, क्योंकि बार बार एक ही चीज इसलिए समझा रहा हूँ, फ्रेश डिमांड और सप्लाई, क्योंकि यही पूरा का पूरा गेम है। आप दूसरे ट्रेडर से अलग इसलिए बन पाओगे क्योंकि आपको डिफरेंट चीज पता है मार्केट में। डिमांड सप्लाई तो दुनिया जानती है, पैटर्न स्टडी सारी दुनिया जानती है, लेकिन क्या चीज फॉलो करना है क्या चीज नहीं करना, चार्ट तो बहुत बड़ा है, चार्ट में डिफरेंट चीजें हैं, लेकिन लिमिटेड चीजें हमको कैसे रखकर एक सबसे आगे निकलना है बाकी ट्रेडर से। आप स्टॉक की को कितने टाइम से फॉलो कर रहे हो, या फिर कुछ न्यू भी हो सकते हैं, आपने एक्यूरेसी का अंदाजा तो लगा ही लिया होगा, तभी आपने ज्वाइन किया। वो एक्यूरेसी कैसे आई, वो इन्हीं चीज से आई क्योंकि मैंने छोटे छोटे पार्ट पर ध्यान दिया हुआ है, हर एक छोटे छोटी जगह पर ध्यान दिया हुआ है। अभी तो ये हमारी थर्ड क्लास, या अभी आगे आप देखो क्या क्या होने वाला है। अभी तो पूरा का पूरा चार्ट, अभी तक आपको एक कैंडल के बारे में नहीं पता था, एक कैंडल हमने समझी, एक कैंडल से हमने अलग अलग चीजें समझी, पेंडिंग ऑर्डर, फिर आपको धीरे धीरे चार्ट समझ आ रहा है। ऐसे आगे चलते चलते आपके माइंड में पूरी पिक्चर ही फिट कर दूंगा मैं, पूरा का पूरा चार्ट ही आपको समझ आने लगेगा एकदम। ऐसा वक्त आएगा एकदम से कि चार्ट देखते ही आपको सब समझ आएगा, चार्ट में कहाँ से प्राइस अप और कहाँ से डाउन। ये पूरा का पूरा जो माइंड सेट है ना, वो माइंड सेट का पैटर्न मैं आपका जानता हूँ, क्योंकि मैं अपने माइंड सेट का पैटर्न जानता हूँ, तो उसके अंदर कैसे चीजों को डाला जाता है वो मुझे पता है। वक्त लगेगा, लेकिन घोट के एकदम से पिला नहीं सकता, धीरे धीरे करके पिलाना पड़ेगा। लेकिन जब पूरा मटेरियल पी लिया ना, उसके बाद जो आउटपुट होएगा वो खतरनाक निकलने वाला है, ये मुझे पता है। और मैं चाहता हूँ जितने भी स्टॉकी के स्टूडेंट है ना, वो उनकी एक अलग ही पहचान बन जाए कंप्लीटली, कि ये तो भाई स्टॉकी का स्टूडेंट है, इसके अंदर तो कुछ ना कुछ है, ऐसा चाहता हूं मैं। तो मेहनत इतनी करो दबा के कि कोई रोक ना पाए, और मेहनत करो, मेहनत के साथ साथ रक्षित सर से डिस्कस करो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, कोई वीडियो नहीं चल पा रही, तो टेक्निकल सपोर्ट पे मैसेज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टार्टिंग में मैं क्लास में आता हूँ तो कोई डाउट है तो मुझसे कवर कर लो, मैं बता दूंगा, बाकी तो आप रक्षित सर से कवर कर ही लोगे, रक्षित सर आपको क्लियर कर ही देंगे। ठीक है, तो एक सप्लाई, अभी देखो सप्लाई जोन का हमने देख लिया था, लुक लेफ्ट एंड अप फॉर ए सप्लाई जोन, जिसमें 3 कंपोनेंट ढूंढने थे, 3 कंपोनेंट हमको मिल चुके हैं। अब मिलने के बाद देखो प्राइस ऑल टाइम हाई है, इसके ऊपर तो हमको कुछ मिलेगा ही नहीं, कि इसके ऊपर और लेफ्ट में देखिए कुछ नहीं है, खाली है चार्ट, चार्ट बिल्कुल खाली, आप देख सकते हो। अब चलते हैं सप्लाई जोन पे किसी और स्टॉक पे, इसको लेते हैं, काफी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग मजा आएगा इसमें थोड़ा। ये देखिए केनरा बैंक का चार्ट है, इसके अंदर हम डिमांड जोन और सप्लाई दोनों को एक साथ मार्क करने वाले हैं। अब हम पूरा का पूरा सिस्टम एक साथ मार्क करेंगे, हम डिमांड जोन भी मार्क करेंगे, सप्लाई जोन भी मार्क करेंगे, और आपको भी दोनों ही मार्क करने हैं एक चार्ट पर, जो मैं आपको शेयर करूंगा ना होमवर्क में, उन्हीं चार्ट पर आपको मार्क करके भेजने हैं। सबसे पहले जानते हैं हम केनरा बैंक का डिमांड जोन। सबसे पहले दोनों का फॉर्मूला तो एक ही है, सबसे पहले स्टेप 1 मार्क का हॉरिजॉन्टल लाइन एट सीएमपी। इसकी भी बात करें, मार्क का हॉरिजॉन्टल लाइन सीएमपी, तो सीएमपी ये है करंट मार्केट प्राइस 108.40, इसके ऊपर एक लाइन रखी है, रखने के बाद ब्लू कर दिया। सीएमपी की एक लाइन मार्क हो चुकी है। ये सीएमपी की लाइन इसलिए मार्क की जाती है ताकि हमको इनिशियली स्टेज में समझ आए कि डिमांड जोन क्या है और सप्लाई जोन क्या है। जैसे जैसे आप धीरे धीरे करके ये चीज समझ जाओगे तो आपको ये सीएमपी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको जब पता है 108 पे प्राइस खड़ा है, ये करंट मार्केट प्राइस है, तो इससे नीचे ही देखना है। लेकिन अभी के लिए कंफ्यूज ना हो जाओ, इस वजह से मैंने ये लाइन आपके लिए लगवाई है।
एक लाइन लगाने के बाद लुक लेफ्ट एंड डाउन फॉर अ डिमांड जोन। लुक लेफ्ट मतलब इस लाइन, इस करंट मार्केट प्राइस से लेफ्ट देखेंगे और डाउन देखेंगे। डाउन देखने के बाद यहाँ पर हमको कुछ नजर आ रहा है, एक रूट कैंडल बनी, एक हमको कैंडल तो बड़ी दिख ही चुकी है, उसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं होनी चाहिए, एक कैंडल। लेकिन अब ढूंढना है हमको रूट कैंडल। रूट एक मिली, दो रूट मिली, तीन रूट मिली, तीन रूट कैंडल है, ये भी रूट का ही काम करेगी, तो इसको मार्किंग करेंगे कंप्लीट। अभी आप देख रहे हो ना, इसको मार्किंग हम कर सकते हैं क्योंकि जो पीछे वाला प्राइस है ना वो बीता हुआ कल है, लेकिन आगे प्राइस लौट कर कभी इसके अंदर आई नहीं है। अगर हम इसको मार्क कर लेते हैं तो प्राइस यहाँ पर लौट कर आ चुकी है, लेकिन इसको जब हम मार्क करेंगे तो प्राइस यहाँ पर लौट कर कभी आई नहीं है, तो इसको मार्क कर सकते हैं, बिल्कुल फ्रेश है। मार्किंग कैसे करनी है, एक डिप कैंडल बनी है, देन रूट बनी है, ये भी रूट ही है, 50% से कम इसकी बॉडी है, देन एक और रूट है। फॉर्मूले के अनुसार हाईएस्ट बॉडी ऑफ ऑल रूट कैंडल, लोवेस्ट विक ऑफ ऑल रूट कैंडल। तो हमने H1 लाइन रखी सबसे ऊपर रूट कैंडल की बॉडी पर, सबसे ऊंची रूट कैंडल की बॉडी तीनों में से ये है, इसको इस टाइप से रखा है और ब्लैक कर दिया। देन सेकंड हमने ली, फॉर्मूले में है लोवेस्ट विक ऑफ ऑल रूट कैंडल, तो सबसे नीचे वाली जो रूट, इसकी ही विक सबसे नीचे है, तो इसको भी मार्क कर लिया। अब ये कंप्लीटली एक डिमांड जोन 1 हमारा बन चुका है, इसको हमने नेम भी दे दिया है DZ1। ओके कर दिया, DZ1 बन गया। अब इन फ्यूचर जब प्राइस यहाँ पर आएगी ना, इसको H1 लाइन को टच करते ही ये टेस्टेड होगा। अब ये फ्रेश है तो यहाँ से एक रिएक्शन आएगा ऊपर की तरफ। अब सिमिलरली DZ1 कर दिया, अब SZ सप्लाई जोन का पहला पैटर्न हम मार्क करते हैं। पहला या दूसरा, दो पैटर्न है, कोई भी मिल जाए वो मार्क करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, मार्क हॉरिजॉन्टल लाइन कर चुके हैं। लुक लेफ्ट एंड अप फॉर अ सप्लाई जोन विद गुड स्ट्रॉन्ग एंड वेरी स्ट्रॉन्ग सेलिंग। ऊपर देखा, इससे ऊपर और लेफ्ट में, लेफ्ट 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 लेफ्ट, यहाँ पर तो कुछ नजर नहीं आ रहा है, यहाँ पर तो ये प्राइस ऑलरेडी आ ही चुका है, तो इसके ऊपर ही देखना है। इसके ऊपर यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ पर हमको दिख रही है कि ये कैंडल है वो गैप गैप डाउन हो चुका है, तो कुछ देखने को मिल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो इसको मार्क नहीं करना है। कुछ समझ नहीं आ रहा है, एक कैंडल भी बड़ी सारी नहीं है यहाँ पर, और कुछ मोमेंटम भी नहीं है अच्छा, मतलब तीनों कंपोनेंट कहीं ना कहीं मिसिंग से लग रहे हैं, तो इसको मार्क नहीं करना है। इसके ऊपर आओ, फिर इसके ऊपर और लेफ्ट में देखो, और ज्यादा लेफ्ट में, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ समझ आ रहा है कि यहाँ से जब प्राइस ऊपर जा रही थी, ऊपर जाते साथ ही फिर एक रूट कैंडल बनी, रूट कैंडल बनने के बाद एक और रूट कैंडल बनी, फिर एक डिप आई, फिर डिप आई, फिर डिप आई, मतलब बैक टू बैक डिप आई है। तो क्या करेंगे, एक रूट कैंडल, दो रूट कैंडल यहाँ पर हमको मिल चुकी है, और यहाँ से लेके कहीं ना कहीं प्राइस यहाँ तक ड्राइव हुआ है, तो इस दोनों रूट कैंडल को हम मार्क करेंगे। रूट कैंडल के मार्क करने का फॉर्मूला क्या है, लोवेस्ट विक ऑफ ऑल रूट कैंडल सप्लाई जोन के केस में लोवेस्ट बॉडी, तो सबसे नीचे वाली बॉडी के ऊपर H1 लाइन हमको रखनी है। दोनों रूट कैंडल में से सबसे नीचे वाली बॉडी है इस ग्रीन वाली रूट कैंडल की, तो इसके नीचे रख दिया। सेकंड फॉर्मूला इसका है H2 का, हाईएस्ट विक ऑफ ऑल रूट कैंडल, सबसे ऊंची विक किसकी है रूट कैंडल में से दोनों की, इसकी है, तो H2 लाइन इसके ऊपर हमने ऐसे रख दी, और इसको नेम दे दिया हमने SZ1। SZ1 कंप्लीटली। तो ये हमारा पैटर्न हो गया, एक पैटर्न हमारा हो गया यहाँ पर यूटर्न पैटर्न, ये हमारा हो गया, और ये भी हमारा यूटर्न पैटर्न हो गया। और एक बात और बताना चाहूंगा आपको मैं, जो हमारे यूटर्न पैटर्न होते हैं ना, वो कंपेयर टू नॉन स्टॉप पैटर्न के कंपेयर में ज्यादा पावरफुल होते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक बार चलते हैं, समझाता हूँ अगेन ये। अब देखिए यहाँ पर एक आपको देखने को मिला डिप, रूट और रैली, यूटर्न पैटर्न जो भी हमने मार्क किया है जस्ट, और हमने सिमिलरली एक यूटर्न पैटर्न सप्लाई जोन का भी मार्क किया है। आपको नॉन स्टॉप पैटर्न दोनों केस में, सप्लाई जोन और डिमांड जोन के केस में, नॉन स्टॉप पैटर्न आपको कम देखने को मिलेगी, और कम देखने को मिले तो अच्छा ही है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो पावरफुल होते हैं ना वो होते हैं यू टर्न पैटर्न। क्योंकि यू टर्न पैटर्न इसलिए पावरफुल होते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं प्राइस डाउन आते साथ ही बायर्स ने कहीं ना कहीं रिवर्स कर दिया। जब प्राइस रिवर्स होती है ना, जब प्राइस यू टर्न होता है, तो कहीं ना कहीं बायर एक अपना दबदबा कायम कर रहे हैं, वहां पर वो कोशिश कर रहे हैं ये बताने की कि सेलर तेरे आगे, तेरे में इतना जोर भी नहीं है कि तू मेरे को पछाड़ सके, तो यहां से कंप्लीटली बायर्स ने इसको पछाड़ कर दूर कर दिया सेलर को, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर ज्यादा दबदबा होता है। ठीक है, तो यू टर्न पैटर्न जो होते हैं वो ज्यादातर पावरफुल होते हैं बजाय कि नॉन स्टॉप पैटर्न के। ऐसी बात नहीं है नॉन स्टॉप पैटर्न पावरफुल नहीं होते, नॉन स्टॉप पैटर्न भी पावरफुल होते हैं, लेकिन नॉन स्टॉप पैटर्न ना अग्रेसिवली ज्यादा काम करते हैं। जैसे मार्केट के अंदर अगर ज्यादा सेलिंग प्रेशर आ जाएगा ना, तो ये इजी टूट जाते हैं, और यू टर्न पैटर्न कहीं ना कहीं उनको संभाल लेते हैं। लेकिन नॉन स्टॉप पैटर्न ना, जैसे मार्केट में थोड़ा सा भी बाइंग प्रेशर आ जाता है ना, तो हल्के हल्के थोड़े थोड़े भी काम करते हैं अच्छे खासे। लेकिन फोकस करो ज्यादा से ज्यादा यू टर्न पैटर्न के ऊपर काम करने की, मार्क दोनों ही करने हैं, ऐसा मत सोचना कि वीक ये है, वीक नहीं है, ज्यादा पावरफुल बस ये है। काम तो ये भी उतना ही स्पीड से करेगा अगर मार्केट में थोड़ा सा मोमेंटम आया, लेकिन ये पैटर्न ऐसे होते हैं कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर अगर ज्यादा आ जाए तो कहीं ना कहीं संभल जाते हैं, कहीं ना कहीं थम जाते हैं, कहीं ना कहीं रुक जाते हैं उस एरिया पर।
ठीक है, दोनों ही पैटर्न मार्क करने हैं। चार्ट पे भी दोनों मिलेंगे तो दोनों ही मार्क करने हैं आपको। जैसे हमने एक ये किया, ये यू टर्न पैटर्न था, वैसे ही हमने एक ये सप्लाई जोन का किया, ये भी एक यू टर्न हमारा पैटर्न था, जिसके अंदर एक पैटर्न हमारा था DRR और एक पैटर्न था RRD। तो ये कंप्लीट आज का हो चुका है हमारा टॉपिक। इसके अंदर कोई भी कंफ्यूजन हो तो अभी आप मैं डाउट में पूछ सकते हो। बाकी आपका होमवर्क मैं बता देता हूँ, होमवर्क क्या है आपका। आपका होमवर्क ये होने वाला है, एक तो जितना भी मैंने समझाया है आपको, स्ट्रेंथ बताई है आपको मैंने, मार्किंग बताई है और साथ में पैटर्न बताया है। इनके फाइनल नोट्स, हैंडमेड नोट्स मिलने चाहिए कंप्लीटली, जिसके अंदर अगर थोड़ा कलरफुल बनाओ और बेटर लगेगा। उससे क्या होगा, आपका माइंड शार्प होगा। और कहीं ना कहीं हम भी चाहते हैं स्टूडेंट की ओर से वो अपना 100% दे। अगर हम अपना 100% दे रहे हैं, हम भी चाहते हैं ना कि हमारे हमको जो इसने ज्वाइन किया है कहीं ना कहीं वो आगे बढ़े, क्योंकि वो आगे बढ़ेगा, नॉर्मल सी बात है। एक तो हमको खुशी मिलेगी, हमारा हमने पढ़ाया है कंप्लीटली, हमने सपोर्ट प्रोवाइड किया, और दूसरी चीज कहीं ना कहीं हम ये चाहते हैं कि हमारा पढ़ाया हुआ आपके काम आए, इन फ्यूचर में आप बहुत आगे बढ़ो। क्योंकि देखो जो इतना मैं पढ़ा रहा हूँ, दिल से पढ़ा रहा हूँ, बताने को तो मैं पूरी की पूरी आपको प्रेजेंटेशन बना के समझा देता, लेकिन मैंने हर एक कैंडल को बारीकी से बनाया। क्यों बनाया? ताकि आपके माइंड में ये चीजें फिट हो जाए। तो यहाँ पर कोई दिखावा नहीं कि पढ़ाना है, टाइम देना है तो टाइम देना, नहीं, दिल से पढ़ाना है। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप भी अपना दिल से काम करिए, अच्छे से वक्त लेकर कीजिए, कोई जल्दी नहीं है। ऐसा होना कि सर कल ही नोट्स भेजें, जरूरी नहीं है। देखो जो हमारा शेड्यूल है वो तो शेड्यूल रहेगा ही। वीडियो को लुक पर देखिए, 3-3 4-4 बार देखिए, क्योंकि एक बार ये पूरा का पूरा घोटी आपने पी ली ना अच्छे से, तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। और कोई भी कंसेप्ट हो मार्केट में, स्मार्ट मनी कंसेप्ट हो, पैटर्न कंसेप्ट हो, ITC हो, कुछ भी हो, कोई भी कंसेप्ट हो, कोई भी बीट नहीं कर सकता डिमांड सप्लाई को। हर जगह काम करता है ये। और एक चीज और बता देता हूँ, इंडियन स्टॉक मार्केट में आपने, अगर इंडियन स्टॉक मार्केट में डिमांड सप्लाई का कंसेप्ट आप सीख गए ना, तो बाहर की मार्केट तो बहुत ही ज्यादा आसान है। इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर ही ज्यादातर गैप अप गैप डाउन कंसोलिडेशन बहुत ज्यादा होता है। फॉरेक्स की बात करें, क्रिप्टो की बात करें, वहां पर सिंपल डिमांड सप्लाई इतना इजी काम करता है ना, मतलब कोई भी डिमांड सप्लाई आपने मार्क कर दिया ना, जरूरत नहीं है मेरे को इतनी सारी चीज बताने की, इतनी क्लास लगाने की। 2-3 क्लास में भी अगर समाप्त कर दूं तो भी वहां पर पैसा बन सकता है। लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट में जरूरत है एटलीस्ट 10 से 12 आपकी क्लास लगे, ताकि बहुत ज्यादा डीपली चार्ट को डिकोड कर सके हम वहां पर। और जब चार्ट डीपली डिकोड होएगा ना, तो कहीं ना कहीं माइंड इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, फिर किसी मार्केट में वहां पर आपको बीट नहीं कर सकता कोई। और मैं हमेशा स्टूडेंट को बोलता हूँ, कठिन रास्तों से गुजरोगे तो और कठिन रास्ते आसान लगेंगे। अगर आपको स्टार्टिंग से ही आसान रास्ते मैं दे दूं, आप कह दोगे वाह सर वाह मजा आ गया, लेकिन मैं देना चाहता नहीं। कठिन रास्ते से गुजारूंगा, क्योंकि आगे वाले कठिन रास्ते जो है ना बिल्कुल आसान बन जाएंगे। लेकिन आज आपको आसान रास्ते समझा दिए ना, तो आने वाले आगे 1-2 साल बाद आपको पता लगेगा आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा मार्केट में। लेकिन आज थोड़ी मेहनत है, ये कर लो आज। इन फ्यूचर जाकर जो शाइन करोगे ना आप, मुझे पता है, मेरे को पता है, मेरे को काफी स्टूडेंट मिलने भी आते हैं जिन्होंने 2-2 साल पहले जो हमारा 2022 के अंदर कोर्स किया था, मिलने भी आते हैं। आज वो इतना पैसा बना रहे हैं ना, अच्छा खासा कंसिस्टेंट बना रहे हैं वो। ऑप्शन के अंदर कोई ऑप्शन सेलिंग कर रहा है, कोई कैश में इक्विटी में अपना लगा हुआ है, प्रॉपर इसी चीज पे है। कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं कि कोई एक्स्ट्रा बता दे, नहीं, उसी चीज पे बस रूल के वो पक्के है। जो रूल तोड़ देते हैं ना बीच में आके, उनकी प्रॉब्लम होती है कि प्रॉपर कोई नोट्स ना भेजना या फिर अपनी मनमानी करके कुछ भी बना देना, ऐसे नहीं चलेगा। जो कंसेप्ट सिखा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, वो किसी रीजन से सिखा रहे हैं, किसी ना किसी बेहतर टेक्निक आपको इसलिए दे रहे हैं ताकि आप कुछ बेहतर बन पाओ और ट्रेडर से डिफरेंट बन पाओ, आपका माइंडसेट शार्प हो। जो बड़े प्लेयर है वो आप पे हावी ना हो पाए। बड़े प्लेयर तो छोड़ो, आप पे तो आपके साथ वाले भी हावी नहीं हो पाएंगे।